बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज के दिन का आगाज़ बाकी दिनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था, क्योंकि अभी हमने 5 छुट्टियाँ तकरीबन गुजारी हैं, और ईद की इन छुट्टियों में हमने छुट्टियों के साथ दिल भी लगा लिया। हालांकि हमें काम के साथ दिल लगाना है, और पहला दिन वैसे ही बड़ा भारी होता है इतनी छुट्टियों के बाद, और ख़ास तौर पे मंडे, जब जो एक रिसर्च कहती है कि मंडे को किसी भी कंपनी में बॉस का मूड बिल्कुल ठीक नहीं होता है, और क्योंकि काम करने वालों का भी मूड ठीक नहीं होता, काम करने वालों को दिल नहीं कर रहा होता उस तरह काम करने का। खैर, ये तो सारे मामलात हैं ही। गर्मियों की जो ये जो ईद की छुट्टियां थी अभी हमने गुजारी, इसमें हमने देखा कि लोगों ने ज़्यादा वक्त घरों में गुजारा शाम तक। गर्मी इतनी ज़्यादा थी पाकिस्तान भर में, और जैसे ही शाम में थोड़ा सा गर्मी का ज़ोर टूटता था तो लोग बाहर सड़कों पे निकलते थे, और एक आपको ट्रैफिक में और सड़कों पे एक जमे गफ़ीर नज़र आया होगा। खैर, सब ने अपने अपने अंदाज से बेहतरीन तरीके से ईद गुजारी, और इस ईद को गुजारने में घरों में बैठ के जो सबसे ज़्यादा साथ दिया है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप ने दिया है। लोगों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखा, मैचेस देखे, एंजॉय किया, और ये सिलसिला अभी चल रहा है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तानी टीम से कुछ लोग बड़े मायूस भी हुए, क्योंकि पहला ही मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला, और कोई मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छी भी नहीं, तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस देखने को मिली, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट का दिल टूटा, और बहुत सारे सवालात उठे कि क्या ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, क्या इन 11 खिलाड़ियों को हमने भेजा है, क्या इतनी मजबूत और मुनासिब टीम है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। दूसरा मैच पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ हुआ, जिसे वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम्स में शामिल किया जा रहा है, और उसको पाकिस्तान ने मैच हराया, जिससे थोड़े से हौसले बुलंद हुए। एक मैच बारिश की वजह से जो खेला नहीं जा सका श्रीलंका के साथ, एक एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिला। अभी 12 तारीख को मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और 16 तारीख को मैच है इंडिया के साथ, जो टूर्नामेंट को, इवेंट को, ये दोनों टीमें जो हैं टूर्नामेंट को जीतने की सलाहियत रखती हैं। ये काफ़ी मजबूत टीम है, और पाकिस्तान की टीम भी किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ये खिलाड़ी, ये टीम, क्या ये बिल्कुल तैयार है, और पाकिस्तान इस इवेंट को किसी सूरत जीतने की सलाहियत रखता है। यही हमारा आज का मौजू है प्रोग्राम के पहले हिस्से का। क्रिकेट के बारे में और क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बातें होंगी। आप दोस्त हमें कॉल कर सकेंगे। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पर चलते रहेंगे, यहाँ पे आप कॉल करें और डायरेक्टली हमारे मेहमानों से इस हवाले से बात कीजिएगा, और अपनी कोई राय देना चाहें इस हवाले से तो वो भी दे सकिएगा। तो सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर बासित शौकत साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी ईद? बहुत अच्छी गुजरी, स्पेशली जो पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप ईद से पहले तोहफ़ा दिया, जो कि इस वक्त ओडीआई इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, इंग्लैंड को हरा के। उसने शो किया पाकिस्तान ने कि कितनी अनप्रिडिक्टेबल टीम है। ये पाकिस्तान का ही खासा है, ये पाकिस्तान की पहचान है कि इस वर्ल्ड कप की फेवरेट और ओडीआई की नंबर 1 टीम इंग्लैंड को हरा दिया, क्योंकि इंग्लैंड वाले समझ रहे थे कि हम बड़ी आसानी से मैच जीत जाएंगे। पहले मैच के बाद जो पाकिस्तान जितनी बुरी तरह से वेस्ट इंडीज़ से हारा था, जिस तरह हमारे साबका खिलाड़ियों ने हमारी टीम को उड़ा के रख दिया, जिस तरह उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, हमारे कैप्टन के ख़िलाफ़ बातें की और दूसरी बातें की, इस तरह से हमारी टीम ने जो कमबैक किया है उसमें जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आने वाले मैचों में हमारी टीम इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी और इंशाल्लाह टॉप 4 में जगह बनाएगी। बिल्कुल सही है। अभी बात करते हैं, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं पीटीवी स्पोर्ट्स पे, हम इन्हें अक्सर देखते रहते हैं। हमारे साथ हैं जनाब अली सलमान साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप खुश हैं? मैचेस एंजॉय कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड कप कवर भी कर रहे हैं, मैचेस एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही होगा। जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि इन्होंने तोहफ़ा दिया इंग्लैंड से मैच जीत के, तो जो वेस्ट इंडीज़ से मैच हार के इन्होंने पूरी कौम को परेशानी और सज़ा दी, उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, एक अच्छा हुआ कि आपको एक ख़राब मैच किसी भी टूर्नामेंट में आप पे ड्यू होता है। अच्छा हुआ कि वेकअप कॉल आपकी पहले ही मैच में आ गई है।
बहुत सारे लोग ये बात करेंगे पाकिस्तान वहाँ पे शॉर्ट पिचेस पे कमज़ोर नज़र आया, लेकिन आपके प्राइम के तवज्जुद से, आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान शॉर्ट पिच पे कमज़ोर नहीं है। सारे ही इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सारे ही प्रूवन प्लेयर हैं, सब एक पूरा एक सफ़र तय करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट पूरा खेल के गए। सिर्फ फ़र्क क्या था कि नॉटिंघम की विकेट पे इनका मैच था। आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं, आपको आइडिया है थोड़ा सा होगा कि जो नॉटिंघम का जो विकेट है वो थोड़ा सा स्लोप में है, और स्लोप में इसलिए विकेट है वो कि वहाँ से तकरीबन कोई 14-15 साल तक रिचर्ड हेडली खेलते रहे। उनको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा वो जो पिच है वो स्लोप में, जब बॉल उस पर पड़ के राइज होता है तो वो बैट्समैन के लिए वहाँ पे, किसी भी बैट्समैन के लिए वहाँ पे मुश्किल होती है। और चूंकि पाकिस्तान वहाँ पे टॉस हार गया था इसलिए पाकिस्तान को मुश्किल है। अगर वेस्ट इंडीज़ वहाँ पे टॉस हारता तो डेफिनेटली वेस्ट इंडीज़ का इतना ही बुरा हाल होता जितना पाकिस्तान का हुआ। तो हम राइट ऑफ पाकिस्तान को नहीं कर सकते, और पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्किल्स हैं वो नेक्स्ट मैच में शो कर दी। सही तो नहीं, तो जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े पैमाने पे जब मैचेस हो रहे हैं और तो वहाँ पे एक इक्वल विकेट्स वाला कोई हिसाब अभी तक ग्राउंड पे अब डिपेंड करता है कि आप वो किसी ग्राउंड की सरफेस की टोपोग्राफी कैसी है, और किस तरह का उसका, जैसे कद्दाफी स्टेडियम है उसका पिच का बिहेवियर डिफरेंट है, स्टेडियम का, नेशनल स्टेडियम का डिफरेंट है बिहेवियर, फैसलाबाद में प्योरली बैटिंग पैराडाइज विकेट है तो वहाँ पे भी इसी तरह है। लेकिन ये स्क्वायर तो बना हुआ होता है ग्राउंड के अंदर, लेकिन जो पिच की जो प्रिपरेशन है वो आईसीसी का चूँकि इवेंट है तो आईसीसी के क्यूरेटर पिच बनाते हैं, लेकिन चूँकि स्क्वायर थोड़ा सा स्लोप में इसलिए वहाँ पे मुश्किल हुई। नेक्स्ट आपने फिर देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, बात भाई आपको क्या लगता है कि ये जो टीम है, जो 11 खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तान के 11 बेहतरीन चुने हुए खिलाड़ी हैं, ये इससे बेहतर टीम हम बना सकते थे क्या? ये देखिए, बना सकते थे या नहीं बना सकते थे, 4 साल का टाइम था। 2015 के बाद से 2019 तक 4 साल का टाइम था। अब तो वर्ल्ड कप शुरू हो गया और हमारी टीम आ गई है। अब हमें चाहिए कि टीम को सपोर्ट करें, ये ना करें कि अगर एक आध मैच हार जाएं तो टीम के पीछे पड़ जाएं। ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे, वर्ल्ड कप होने दें, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं कि जैसे वहाब रियाज 2 साल से नहीं खेले, एकदम से टीम में आ गए, और शुक्र है वो टीम में आ गए, उनके आने से फ़र्क पड़ा। मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे पिछले 3-4 साल से यही बोल रहा हूँ कि हमें एक 90 माइल्स प्लस का एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए, एक नहीं बल्कि 2-3 चाहिए। अभी आप देखें जितनी टीम्स हैं, न्यूजीलैंड इस वक्त नंबर 1 है, अभी की जो वर्ल्ड कप है उसमें नंबर 1 जो है वो न्यूजीलैंड जा रही है। क्यों? उसके भी 90 माइल्स प्लस बॉलर है, हेनरी है और दूसरे हैं। आप वेस्ट इंडीज़ क्यों उसने पाकिस्तान को परेशान किया, उसके भी 90 माइल्स प्लस बॉल कर रहे हैं। इंग्लैंड की मिसाल दे लें, उसका वोक्स है, वुड है, वो भी 90 माइल्स प्लस बॉल कर रहे हैं। तो हमारा जो है इस वक्त सिर्फ एक वहाब रियाज है, उसको भी टीम से बाहर किया गया था। जब इन्होंने देखा इंग्लैंड से हम 4-0 हारे हैं तो उसको टीम में लेकर आए, उसके आने से टीम में फ़र्क पड़ा। जब तक हमारी नीयतें साफ़ नहीं होंगी, हम आगे का प्लान नहीं करेंगे, हफ्ता 2 हफ्ते पहले प्लान करेंगे कि इंग्लैंड जा रहे हैं, वहाँ मैच हार गए, हमें इस बॉलर की ज़रूरत है, तो आप कैसे आगे सक्सेस करेंगे? हैविंग सेड दैट, जो होना तो हो गया। अब हम अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा बैक करते हैं, टीम अच्छी फॉर्म में आ गई है। शुक्र है कि आमिर ने भी कुछ विकटें ले ली हैं, ये एक प्लस साइन है। वहाब रियाज विकटें ले रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि क्रंच मैचेस में जहाँ शादाब खान परफॉर्म कर गया तो आप देखिएगा कि हमारी टीम का बहुत ज़्यादा एज हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास अली सलमान भाई, पाकिस्तानी टीम जो मशहूर है वो बेस्ट बॉलिंग अटैक्स की वजह से मशहूर है। हमें जब खान साहब जो वज़ीर आज़म साहब के दौर से देख लें और अभी एंड तक, आपको लगता है कि ये उसी पाए का बॉलिंग अटैक हमारे पास आज भी मौजूद है जो लेके गए हैं हम? नहीं भाई, मैं समझता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बॉलिंग की बात करें पर्टिकुलर, मैं तो समझता हूँ हर शोबे में जन्म तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, हमारे पास डॉक्टर दिबुल हसन रिजवी जैसे डॉक्टर्स आ रहे हैं, ना हमारे पास ऐसे इंजीनियर्स आ रहे हैं, ना हमारे पास ऐसे ब्रॉडकास्टर्स आ रहे हैं, ना हमारे पास ऐसे राइटर्स आ रहे हैं। तो वो जो एक एरा था ना, वो बड़ा क्लासिक एरा था। अब हर शोबे, मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मैं अगर क्रिकेट कमेंटेटर हूँ तो हमने जिनको देख के क्रिकेट कमेंट्री शुरू की थी, मुनीर हुसैन, हसन जलील, चिश्ती मुजाहिद साहब, इफ्तिखार अहमद, अब यू कैन नेम इट, आपको ऐसा कोई भी ऐसा कमेंटेटर नहीं मिलेगा, सब तकरीबन एक जैसे ही मिलेंगे। तो हर शोबे में जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। बॉलिंग के हवाले से भी यही है कि 90s का जो एरा था वो बड़ा मुश्किल एरा था क्रिकेट के लिहाज से, जिसमें अगर आपके पास एक तरफ वसीम अकरम, वक़ार यूनुस खेल रहे होते थे, आकिब जावेद आपकी टीम का हिस्सा होते थे, तो उन्हीं जैसे तेज़ बॉलर मोहम्मद जाहिद बेंच पे होते थे, शुएब अख्तर की जगह नहीं बन पा रही थी, और भी जाफ़र नज़ीर एक बॉलर थे, मुबशिर नज़ीर एक बॉलर थे। तो ऐसे बॉलर बेंच पे बैठे थे जो कभी पाकिस्तान के लिए खेले ही नहीं। तो वो बड़ा एक मुश्किल एरा था। थोड़ी सी आपने जो सिलेक्शन की बात की उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा कि जो पाकिस्तान का जो टीम सिलेक्शन है, वहाब रियाज को इंडक्ट किया गया टीम में, फर्स्ट चॉइस वहाब रियाज को खिलाया गया। शाहीन शाह अफरीदी अभी बाहर बैठे हैं। अगर तो वहाब रियाज इतने अच्छे थे तो फिर शाहीन शाह अफरीदी को पहले क्यों सेलेक्ट किया गया? अगर वहाब रियाज फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं थे? और अगर वहाब रियाज को फर्स्ट चॉइस बनाया
तो फिर शाहिन शाह अफरीदी को क्यों बाहर बैठाया गया? ये बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। और दूसरा, थोड़ा सा वैरायटी होनी चाहिए थी बॉलिंग अटैक में, क्योंकि मोहम्मद अब्बास या मोहम्मद आसिफ ये ऐसे बॉलर हैं कि जो सीमिंग कंडीशन जहाँ पे होगी वहाँ पे बॉल को ला के छोड़ने वाला बॉलर कामयाब होगा। इस वक्त पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में वैरायटी नहीं है। आप तमाम बॉलर्स को देख लें, हसनैन को देख लें, वहाब रियाज को देख लें, आप मोहम्मद आमिर को देख लें, शाहिन शाह अफरीदी को देख लें, ये बॉल को ला के ज़ोर से मारते हैं। इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशन में जहाँ पे क्लाउडी वेदर होगा, अबरालूद मौसम होगा, वहाँ पे ऐसा बॉलर चाहिए जिस तरह के बॉलर लेट सपोज शहाबुद्दीन थे, राशिद खान थे, भुवनेश्वर कुमार, परवीन कुमार, जो लाके बॉल को छोड़ते हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ मोहम्मद अब्बास टाइप के बॉलर की बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि जुनैद खान को इन्होंने बाहर कर दिया, उसका पेस कम था, वो भी यहाँ पे तंग कर सकता था क्लाउडी वेदर में। अच्छा, तो ये जो हमारे सेलेक्टर्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजर्स हैं, जो हायर ऑफिशियल्स, जितने भी लोग हैं, ये मतलब इनके जहन में ये सारे पॉइंट्स वगैरह नहीं होते हैं जब टीम भेजते हैं? फ़हीम, बिल्कुल जहन में सब कुछ होता है, लेकिन ये मुझसे और आपसे डरते हैं, क्योंकि कल को आप यहाँ बैठ के कह रहे होंगे कि अचानक से कहाँ से आ गया। मैं अपने शोज़ में बैठ के कह रहा हूँगा, मीडिया की जो एक हाइप है उससे थोड़ा सा घबराते हैं, जो थोड़े से ऐसे बोल्ड डिसीजन लेते हुए। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी सीरीज़ खिलाई है मोहम्मद अब्बास को। अब मोहम्मद अब्बास एक ऐसा बॉलर है जो सीमिंग कंडीशन पे क्लाउडी वेदर में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन उसको ड्राई वेदर में यूएई में खिला दिया, वहाँ पर उससे रन हो गए, उस पर रन पड़ गए, रन कंसीड उसने कर दिए, तो यहाँ पे आपने उसको ड्रॉप कर दिया, करियर पूरा ख़राब हो गया। टेस्ट में उसको ज़रूर खिलाएंगे, टेस्ट में खिलाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे इंग्लैंड भी कभी कभी ऐसा करता था। 92 के वर्ल्ड कप के बाद मुझे याद है पाकिस्तान की टीम जब इंग्लैंड गई थी, तो इसी किस्म की कंडीशन में उनके बॉलर थे नील मेलेंडर, उसके बाद टिम मिंटन एक बॉलर थे, इमरान खान साहब की आपने बात की। इमरान खान साहब जब 83 का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम लेके गए, वहाँ पे वो राशिद खान को लेके गए, वहाँ पे वो शाहिद महबूब को लेके गए, वहाँ पे एहतशामुद्दीन को लेके गए। तेज़ बॉलर लेके नहीं गए, ऐसे बॉलर लेके गए कि जो ला के बॉल को छोड़ते हैं, जो इन द एयर बॉल को मूव कराते हैं। तो जहाँ पे क्लाउडी वेदर होगा वहाँ पे इस किस्म के बॉलर की ज़रूरत होगी। अगर आप ऐसा बॉलर रखते हैं तो आपके बॉलिंग अटैक में वैरायटी आ जाती है। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, याया बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। ये भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपके दोनों मौजूद मेहमानों की सलाम हो। क्रिकेट की हवा चल रही है और क्रिकेट के तो सारी के सारे हम दीवाने। लेकिन मेरा इन दोनों से सवाल ये था कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में डिफरेंट चीज होती है। अब तो हर आदमी तबसरा निगार बन गया है और वो बल्कि जजमेंट देने लगा है। मेरे ख्याल में हम लोग जो एक फौरी रिएक्शन देते हैं किसी अगर टीम ने बुरा परफॉर्मेंस किया तो उसको बिल्कुल लेट डाउन कर देते हैं और फिर उसका मोरल भी डाउन और फिर जैसी कोई जीतने लगता है तो उसकी एकदम हाइप क्रिएट कर देते हैं। आप लोगों के ख्याल में क्या है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में किस तरह का हमें ख्याल रखना चाहिए? दूसरी बात यह है कि कोई भी एनालिस्ट जो स्पोर्ट्स की एवेल्यूएट करता है प्लेयर्स की और वो जज करता है तो उसके उसका क्या कैलिबर होना चाहिए? क्योंकि वो होता ही है कि वो यानी इसमें भी येलो जर्नलिज्म आ जाती है, तो वो इतना लेट डाउन कर देते टीम को कि कॉम का मॉरल भी डाउन होता है। आपके ख्याल में इस पे क्या हमें फॉलो करना चाहिए? थैंक यू। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जनाब आपसे शुरू कर, आप भी राय दीजिएगा इस पे। इन्होंने एक तो फिल्म के सॉरी टीम के जो मोरल को डाउन करने की बात इन्होंने की और उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो तजियाकार है उसकी क्या एक कैपेसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि ये जितने टीवी पे बैठे होते हैं ये अपनी दुकान चमकाने के लिए बैठे होते हैं। एक मैच हम हारते नहीं वो शुरू हो जाते हैं। उनको चाहिए कि पाकिस्तान की टीम है, ठीक है अगर हम एक मैच हार गए आगे और भी मैच हैं। जो जिस तरह बुरी तरह पाकिस्तान हारा था हमें भी अफसोस था, लेकिन अगर आप एक नेशनल टीवी पे बैठे हैं, आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखें। कुछ एटिकेट्स होते हैं आप एकदम से उड़ा के रख देते हैं, सही है। कुछ एनालिस्ट भी होते हैं लेकिन कुछ फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही अपनी दुकान चमकाते हैं, क्योंकि वो तो अब पास्ट का हिस्सा हो गए। अब अपने आप को इन में रखने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं कि लोग उनकी बातों को समझें, जो कि गलत बात है। आपकी पाकिस्तान की टीम है जो कर रही है परफॉर्म, ठीक है, आप फिलहाल उसको सपोर्ट करें। अब देखें पाकिस्तान ने कितनी बुरी तरह से इंग्लैंड को हारा, वो सारा मीडिया शुरू हो गया जी वाह वाह पाकिस्तान की टीम में एबिलिटी है, पाकिस्तान की टीम में कैपेबिलिटी है। तो भाई वो तो पहले से भी थी, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है पहला मैच हार गई, ये वेकअप कॉल थी, अब पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये सही कह रहे हैं बिल्कुल कि समझने की जरूरत है, एकदम से टीम को उड़ा के नहीं रखा जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना सर आपके बात के बगैर जो है ये हम इस सवाल से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। एक वक्फे का वक्त आ चुका है ज़रा बीच में, बिल्कुल वक्फा ले लें, हम वापस आते हैं तो फिर आपकी राय शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए जी, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बासित शौकत
और हमारे साथ हैं अली सलमान। स्पोर्ट्स जर्नलिज़म से हमारे आज दो मेहमान मौजूद हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के, क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। वक्फे से पहले एक कॉलर हमारे साथ थे अली सलमान भाई, जिन्होंने कहा कि एक तो हर दूसरा शख्स वो जब एक अपना तज्जिया दे रहा है और फिर तनकीद इस हिसाब से की जा रही है, और क्या वाकई यहाँ स्पोर्ट्स चैनल्स पे बैठ के इस तरह का तज्जिया देना जो है वो लाजमी है? कुछ इस तरह की बात की थी उन्होंने, क्या कहेंगे आप? फ़हीम भाई, सबसे पहले मैं अपना बता दूं, उनका सवाल बड़ा वैलिड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल आप जो भी चैनल ट्यून इन करते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, पता नहीं नए नए लोग वहाँ नज़र आते हैं और मुझे तो बड़ी हैरत होती है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरे ख्याल में ज़िंदगी का दूसरा तीसरा शो कर रहे होते हैं और अपने नाम के आगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या सीनियर एंकर लिखवा रहे होते हैं। आई हैव स्पेंड मोर देन 20 ईयर्स इन दिस फील्ड। 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे क्रिकेट कमेंट्री से और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से। अभी आपने जब पहला सवाल मुझे वेस्ट इंडीज़ का किया था, मैंने आपको क्या उसका रीज़न दिया? मैंने कहा कि क्योंकि वहाँ पे रिचर्ड हेडली खेलते रहे, विकेट उनका स्लोप में, इसलिए मुश्किल हुई है। तो रीज़न भी बताया। एक एनालिस्ट का काम ये होता है कि वो रीज़न बताए, एनालाइज करे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है। और एक नॉर्मल एक स्पोर्ट्स जो एनालिस्ट होता है और जो एक ऐसा जो फील्ड का बंदा होता है, उसमें यही फ़र्क है। वो सिर्फ यही कहेगा जी पाकिस्तान की टीम शॉर्ट पिच पे कमज़ोर है, बाउंसर पे पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान हार गया। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हर शोबे में हम इनेतात का शिकार हैं, तो इस फील्ड में भी ऐसा ही है। अच्छा, तो क्या ये जो स्पोर्ट्स चैनल्स होते हैं इनको एक बड़ा पॉजिटिव बिहेवियर रखना चाहिए या जब बिल्कुल सीधी बात करनी चाहिए? अवाम जो है वो एक और अंदाज से चीज़ को देख रही होती है। जिस तरह हमारे न्यूज़ चैनल्स में भी आप देखते हैं कि एक थोड़ा सा मुख्तलिफ रवैया होता है, तो स्पोर्ट्स चैनल्स को भी वही प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। फ़हीम, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी भी चैनल को हेड कर रहे हैं तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि आपको उस चैनल पे प्रोग्राम होस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप होस्ट करते हैं तो आप इनसिक्योर हो जाते हैं अपने दूसरे एंकर्स के साथ, ठीक है? और फिर आप ऐसे एंकर को सपोर्ट करते हैं कि दूसरा देख के कहे कि यार इससे अच्छा तो वही था जो इससे पहले कर रहा था। अभी एक स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर मैचेस लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे, आप फिर बार बार आपकी तरफ आ जाता हूँ कि आपको, मुझे पर्सनली लाइक करता हूँ कि आप बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, मैंने आपको फेस किया हुआ है। फास्ट बॉलर, एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर से जो एंकर है वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपके हाथ में बॉल है, आप ये बताएं कि आप पिच पे आप खेल रहे हैं, वहाँ पे जो है आपका बॉल कितना टर्न हो रहा था। एंकर सवाल कर रहा है ड्यूरिंग द लाइव मैच फास्ट बॉलर से। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, बिलीव मी और नॉट, कि जब यही चीज़ मैं एक टेस्ट क्रिकेटर को बता रहा था कि यार उसने क्या सवाल किया ये फास्ट बॉलर से, बॉल कितना टर्न हो रहा है, तो उसने कहा आपको ये नहीं पता अली भाई, वो स्पिनर से पूछ रहा है कि बॉल आपके हाथ में, आप बताएं आउट स्विंग और इन स्विंग कैसा होता है। और उसको बैठ के जो आपके फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है वो ये बैठ के प्रोग्राम के दौरान बैठ के कह रहे होते हैं कि आप तो बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जब आप इस तरफ जाएंगे, आप जब इनसिक्योर होंगे और अपनी सीट पे उन लोगों को बैठाएंगे कि जिनको बिल्कुल क्रिकेट का पता ही नहीं है, तो फिर इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। सही, आपका मतलब है कि जब मेरिट पे चीज़ें नहीं होंगी तो फिर ऐसे ही होगा। सही, ठीक है। अच्छा, जो आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जानिब, अभी 12 तारीख को हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलने जा रहे हैं, तो बासित साहब क्या लगता है आपको कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म कर पाएगी और ऑस्ट्रेलिया के साथ सही तरह कड़ाकेदार मैच होगा या वन साइडेड मैच होगा? कोई मैच तो बड़ा अच्छा और तगड़ा होने जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कल जिस तरह से लूज़ किया है वो भी समझ में नहीं आ रही कि हंसते ही खेलते उसने 300 को क्रॉस कर लिया। वार्नर को क्या समझ नहीं आ रही थी पिच को, इतना अच्छा मैच्योर प्लेयर है, कल जिस तरह से वो खेला, इतनी बॉलें उसने कंज्यूम किया, उसका खासा नहीं है। और अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को जो पिछली सीरीज़ में हराया था इंडिया में, उसमें उस्मान ख्वाजा ने 3 सेंचुरीज़ की थी। कल अगर ऑस्ट्रेलिया चाहता तो उस्मान ख्वाजा का कॉन्फिडेंस बिल्ड था, उससे ओपन करा सकता था। वार्नर क्योंकि काफ़ी बैन के बाद आया था, साल के बाद, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। अगर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया पिच को रीड करता और सिचुएशन के लिहाज से खेलता तो कल का मैच भी जीत सकता था। जिस तरह से कल इंडिया ने उसको परेशान किया ऑस्ट्रेलिया को, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इनके बैट्समैन पे वर्क करके जाए कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे वीक है, उसके लिहाज से खेले। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी हार के बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा। कुछ चेंजेस होंगी ऑस्ट्रेलिया की, मे बी शॉन मार्च को लेकर आएँ, और एडम जैम्पा जो उनका लेग स्पिनर है, कल वो भी बहुत बुरी तरह से उसने रन्स दिए हैं, तो हो सकता है वो भी चेंज होके आए। तो मैच ये बड़ा अच्छा होने जा रहा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान पिच को रीड करे, ऑस्ट्रेलिया की जो वीकनेस है उस पर जाए, तो इंशाल्लाह हो सकता है पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। ठीक है सर, ये पिच को रीड, सॉरी वो कॉलर आ गए, कॉलर पर शामिल कर लेते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं शायद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। शायद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, ठीक, शुक्र ज़ात पाक अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आप कामरान अकमल है, ये कामरान अकमल को क्यों नहीं लेकर गए? ये कि आप ये जमकर क्यों नहीं खेल रहे? ये अपनी बैटिंग क्यों तबाह कर रहे हैं? ये ठीक है, कामरान अकमल को क्यों नहीं ले गए? ठीक है, हम अभी पूछते हैं कामरान अकमल साहब। ये सिफारिश है, सब सिफारिश लड़के ले गए हैं, जो अच्छा बैट्समैन है उसको साथ लेकर नहीं जाते। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा बैट्समैन है उसको साथ लेकर नहीं जाते। बिल्कुल सही। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनाब। दिन का सवाल है कि कामरान अकमल को क्यों नहीं लेके गए? वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, वो इंटरनेशनल में जाके कुछ पता नहीं बदकिस्मती का शिकार हो जाते हैं या क्या होता है, क्या कहते हैं आप? देखिए, कामरान अकमल को किसकी जगह लेके जाएंगे? हाँ, किस स्लॉट पे उनको खिलाएंगे? जो उन्हें सिफारशी लग रहे हैं सारे। मतलब अगर सरफराज को सिफारिश करें तो कैप्टन है वो, आपकी तो अल्टीमेट आपकी चॉइस है, उनको तो आप ड्रॉप कर नहीं सकते। अगर आप ओपनिंग की बात करते हैं तो फ़खर जमान और इमाम बड़ा अच्छा ओपन कर रहे हैं। इसके अलावा आबिद अली जैसे प्लेयर की भी जगह नहीं बन पा रही है, तो किस नंबर पे खिलाएंगे? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको किसी भी प्लेयर को जो परफॉर्मेंस दे रहा है किस नंबर पे उसको आप एडजस्ट करेंगे। ये एक ऐसा इशू है कि जिस पे कामरान अकमल को जिसकी वजह से थोड़ा बाहर बैठना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि कामरान अकमल की परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी रही है। जी हाँ, डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अब वही बात आ जाती है कि किस नंबर पे खिलाएंगे। तो वो बात है। कल अभी आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैच की, इंडिया के मैच की, दरिया को कूजे में बंद कर देता हूँ, कल IPL जीत गया। IPL जीत गया, सही बात है। वो दिन किस तरह उन्होंने ट्रेन किया हुआ है ना, वो तो कितनी प्रैक्टिस में है सारे खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर IPL में खेल रहे होते हैं, तो कोचेज़ उन पे काम कर रहे होते हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने वर्कआउट किया हुआ था। जो वीडियो एनालिस्ट है उसका जो रोल था बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, उसने ज़रूर जो है इंडियन टीम को ज़रूर गाइड किया होगा। और जो उनका थिंक टैंक उसने प्रॉपर होमवर्क किया हुआ था, जिसकी वजह से वार्नर की बात की डॉक्टर साहब ने या दीगर प्लेयर्स की बात की तो इतना ज़्यादा वो खुल के नहीं खेल सके। 320 रन 2015 के वर्ल्ड कप के बाद से यहाँ पे फेयर इनफ रन्स हैं कि जो डिफेंड कर सकते हैं। तो और वो 352 रन करते थे और वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा चेस था जो ऑब्वियसली नहीं हो सका। सही। अच्छा, अभी जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि विकेट के हिसाब से टीम को उतारना पड़ेगा, तो ये फैसला किसका होता है? कप्तान का होता है ऑब्वियसली। मिकी आर्थर कोच है, उनका फैसला होगा। अभी आपने कहा कड़ाकेदार मैच होगा। कड़ाकेदार तो मुझे उम्मीद कम है, गरजदार मैच की ज़्यादा है, क्योंकि उस दिन हैवी शावर है और उस दिन बारिश की बहुत उम्मीद है। जी हाँ, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर मैच हुआ भी तो कम ओवर्स का मैच होगा, और कम ओवर्स का अगर मैच होगा तो उसमें फिर पाकिस्तान का एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि जितना ओवर्स कम होते जाते हैं वो थोड़ा सा जो छोटी टीम होती है, पाकिस्तान छोटी तो नहीं है लेकिन एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की वो जाहिर सी बात है वो कारकर्दगी नहीं है, तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है। पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है। अच्छा, और ये जो एक पॉइंट दोनों को मिल जाता है, मैच नहीं हुआ श्रीलंका के साथ, तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है या घाटे का सौदा रहा है पाकिस्तान के लिए? इवनली जो सिचुएशन है बैलेंस है, इसलिए कि अगर पाकिस्तान वहाँ पे टॉस हार जाता तो फिर आपको पता है सीमिंग कंडीशन में हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं। और अगर तिशारा परेरा उनके ऐसे बॉलर हैं, सुरंगा लकमल हैं, नॉन प्रदीप जोयसा ऐसे बॉलर हैं जो बॉल को लाके छोड़ते हैं, लसीत मलिंगा तेज़ करते हैं, और ये बॉलर ऐसे बॉल को लाके छोड़ते हैं। जो बॉलर बॉल को लाके छोड़ेगा इस किसी भी कंडीशन में, इस तरह मैंने पहले भी कहा कि अब्बास टाइप के या मोहम्मद आसिफ टाइप के, सरफराज नवाज़ या माइक हेनड्रिक माजी में थे, क्रिस होल्ट थे, राशिद खान, एहतशामुद्दीन, परवीन कुमार, इस टाइप के जो बॉलर थे वो बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। श्रीलंका के पास ऐसा बॉलिंग अटैक था। अगर ये बारिश के बाद मैच हो जाता और खुदा न खास्ता पाकिस्तान टॉस हार जाता तो पाकिस्तान को इसका नुकसान भी हो सकता था। वेस्ट इंडीज़ जैसा खेल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आपको ये बताइए डॉक्टर साहब के मतलब जो सही हमारे जो इस टीम में जो खिलाड़ी हैं ऐसे जिनको हम कहें कि असल फौजी ये हैं हमारे, जिन्होंने लड़ना है और इनकी परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के लिए, तो वो कौन कौन से हैं? सर देखिए, हर टीम की जो शुरू के 3-4 बैट्समैन होते हैं ना, वो आपके बेसिक हैं, वो सतून है। अगर हम कल इंडिया की मिसाल ले लें, पहले मैच में रोहित शर्मा ने सेंचुरी की, उनका ओपनर। कल के मैच में शेखर धावन ने सेंचुरी की, उनका ओपनर। कल के मैच में जो तीसरे नंबर पे आता है उनका कैप्टन कोहली, उसने 82 रन किए, 82 रन किए। जो शुरू के 3 हैं, अगर वो अच्छा स्कोर करते हैं तो टीम की जो बुनियाद है वो मजबूत हो जाती है। हमारी टीम ने भी जो इंग्लैंड को हराया उसमें हमारा ओपनिंग स्टैंड बड़ा तगड़ा था। आप देखें फ़खर जमान और इमामुल हक ने बहुत अच्छी ओपनिंग की है। तो अगर हमारे शुरू के 3 बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो कोई वजह नहीं, हम दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं। फ़खर जमान जिस तरह से खेल रहा है, अगर वो 10 से 15 ओवर भी विकेट पे रुक जाता है तो हमारा रन रेट ऑटोमेटिक 6 से ऊपर चला जाता है, जिसके बाद आने वाले खिलाड़ियों को बड़ी आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के मैच में आप देखें बाबर आजम कितना अच्छा खेला, उसके बाद हफीज़ ने जिस तरह से लाठी चार्ज की है
उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि अगर हफीज़ उस वक्त में उस तरह से लाठी चार्ज नहीं करता तो शायद हम 348 रन नहीं करते, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा स्कोर था दुनिया की नंबर 1 टीम इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने, जिससे सारे लोग भी हैरान हो गए थे जितने मुबस्सरीन थे कि वही पाकिस्तान की टीम है जो 105 रन पे आउट हो गई थी। तो पाकिस्तान की टीम देखें तो आप यंग टीम है, जिसकी वजह से हमारी टीम में थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि गरज है। दूसरी तरफ आप देखें साउथ अफ्रीका जो हमेशा फेवरेट रही है, इस बार वो परफॉर्म नहीं कर रही क्योंकि उनके खिलाड़ी थोड़े एजेड हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप उनकी फील्डिंग देखें तो ये हम कहेंगे साउथ अफ्रीका की टीम है, जिस तरह से बॉल मिस कर रहे हैं, उनके हाथों में नहीं आ रही, उनके बैट्समैन भी उनके रिफ्लेक्सेस तेज़ नहीं है, गेंदे खा रहे हैं, शॉट नहीं लग रहे। तो ये चीज़ एक पाकिस्तान के एज है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर 1-2 अच्छे मैच जीत जाती है, अगर ऑस्ट्रेलिया से जीत जाती है तो कोई वजह नहीं हम इंडिया को भी पहली बार वर्ल्ड कप में ना हराएं, इंशाल्लाह उसको हरा सकते हैं। सही। आप क्या कहते हैं जी इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से? देखिए नर्व्स का गेम है ये, और रिवेंज गेम होगा इंडिया के लिए, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडिया पाकिस्तान का इनकाउंटर हुआ, उस वहाँ पे इंडिया जीत गया था। ये बड़ा गैर यकीनी सा मैच होगा, इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम मैच जीतेगी कौन। ऑन पेपर इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, लेकिन ऑन द अदर डे अगर पाकिस्तान का दिन होगा तो पाकिस्तान वन साइडेड भी मैच जीत सकता है और हिस्ट्री को चेंज भी कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स होते ही बनते और टूटने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा है कि उनको जो इंजरीज़ हुई हैं, डेल स्टेन की इंजरी हुई है, अभी नेगेडी की उनको इंजरी हुई है, और यहाँ पे हमें पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को क्रेडिट देना होगा कि जब उन्होंने प्लेयर्स को ड्रॉप किया था ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से पहले और उन्होंने रेस्ट दिया था, हम सब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस बात को, तो उनका ये कहना है कि अभी पाकिस्तान को बहुत क्रिकेट खेलनी है। अगर खुदा ना खास्ता साउथ अफ्रीका जैसी सिचुएशन पाकिस्तान के साथ हो जाती कि पाकिस्तान के मेन प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाते तो फिर तो किसी ने नहीं उनको छोड़ना था, और फिर वर्ल्ड कप आपको पता है सभी उसका इंतजार करते हैं, हाइप होती है। अच्छा, तो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जिनकी टीम्स के साथ ऐसे हुआ है, वहाँ पे वो उनके चैनल्स का, उनके मीडिया का क्या उनके साथ रिएक्शन रहा है? क्या वहाँ भी उनकी सही धुलाई की गई है या आड़े हाथों लिया, या मतलब कुछ डिफरेंट सिनेरियो नजर आया? देखिए इंडिया में आपको पता है क्रिकेट एक धर्म है, हाँ। पाकिस्तान में क्रिकेट एक जुनून है, हाँ। तो वहाँ पे इतना शायद ज़्यादा हाइप नहीं ली जाती जितना हम क्रिकेट को इतना सीरियसली लेते हैं। हमारे लिए तो एक ज़िंदगी और एक बहुत का मसला हो जाता है अगर हम किसी से हार जाएं। अभी सब आपने खुद कहा कि ईद पे कोई भी बात नहीं हो रही थी, सिर्फ ये बात हो रही है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से हार गया और इंग्लैंड से जीत गया, हर घर का टॉक ऑफ द टाउन यही बना हुआ था। तो हमारे यहाँ ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादा सीरियस इन चीज़ों को लिया जाता है, ज़्यादा इसकी हाइप बनाई जाती है, लेकिन बाकी वो गेम है और गेम की तरह ही वो लेते हैं वो। और मतलब अभी तो वो जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, इस हवाले से लोग उसे वो जोड़ रहे हैं कि मतलब पीछे जो हमारे एक छोटी सी एक जंग सी हुई थी जिसमें हालात ख़राब कशीदा थे काफ़ी, तो उसके साथ जो है ना वो जोड़ा जा रहा है कि अब मज़ा आएगा, अब हम क्रिकेट के मैदान में इनको देखेंगे। तो मतलब इस जज्बे के साथ जब देख रहे होते हैं तो खेल में जब ऊँच नीच होती है तो फिर वो दिल टूटते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो धोनी ने शुरू किया। हाँ। धोनी ने जो ग्लव्स पे उन्होंने जो आर्मी के अपने, क्योंकि वो पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, तो जो उसकी रेजिमेंट का जो था सिंबल था वो उन्होंने उस पर अपने ग्लव्स पे लगाया। खैर अब कल उन्होंने वो ग्लव्स अपना चेंज कर दिया, लेकिन क्रिकेट को क्रिकेट रहना चाहिए, जंग को जंग रहना चाहिए, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहना चाहिए। अब इंडिया में पाकिस्तान के प्लेयर IPL नहीं खेल पाते, पाकिस्तान में PSL इंडियन प्लेयर नहीं खेल पाते, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। कल मेरे साथ एक जो मैं शो कर रहा हूँ उसमें इंडियन जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान में अब जो एशिया कप हो रहा है T20 उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिल गई है। तो जब उनसे मैंने सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, तो उन्होंने कहा हमारे नेताओं पे डिपेंड करता है, अगर वो परमिशन देंगे तो हम खुद आके पाकिस्तान खेलना चाहते हैं। तो वहाँ भी सोच है कि पाकिस्तान से खेलेंगे जब भी उनकी भी हाइप बनेगी। हाँ, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आवाम पसंद भी करते हैं। हमने देखा उनके TV प्रोग्राम्स में जब वसीम अकरम जब जाते हैं, या जो भी जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी, शाहिद अफरीदी वगैरह, तो वो लोगों ने किस तरह पसंद करते हैं। तो हर दौर की पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी जो हैं वो अवाम उनको बड़ा पसंद करते रहे, और उनके भी खिलाड़ी जब पाकिस्तान आते हैं आके जब भी कभी खेलते रहे हैं, अवाम ने क्या बेहतरीन रिस्पांस दिया। तो खैर क्रिकेट को बिल्कुल इन चीज़ों से पाक होना चाहिए, मगर हालात जो हैं वो भी कुछ मुल्की सतह पे जितनी स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी देख के बनाई जाती हैं। वो हमारे साथ जिस तरह का असल में रवैया ये शुबहा से शुरू होता है, हमारी तरफ से नहीं होता। हम तो एक आखिरी हद तक हम उनकी फिल्में भी चलाते रहते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते रहते हैं, हम उनकी मतलब चीज़ें भी भेजते रहते हैं, यहाँ से बरामद दरामद भी चलती रहती है। तो उनकी तरफ से ये इस तरह का एक रवैया आता है, वो हमें क्रिकेट के स्टेडियम से भी नज़र आता है कि अगर उनकी टीम कभी हार रही हो तो स्टेडियम में कुर्सियों को आग लगने के वाकयात जो है वो वहीं पे नजर आएंगे आपको सबसे पहले। और फ़हीम हम तो भाभियाँ भी वहाँ से लाते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लेके आते हैं। ज़्यादा क्या करें, हम तो रिश्तेदारी समझते हैं, उन्होंने दुश्मनदारी। एक नहीं 2 ला चुके हैं, तो इससे ज़्यादा क्या करें। सही बात है। लो जी, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
वालेकुम सलाम, मैं कोयटा से इंशाअल्लाह मरवत बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह साहब, जनाब क्या हाल है, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं, ठीक हैं? बिल्कुल सर, अमन है। आप लोग का प्रोग्राम देख रहा हूँ। पहली दफा मुझे एक बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को लाया है कि बहुत मैच्योर है और क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। सही है, बहुत शुक्रिया। और इससे पहले हम स्पोर्ट्स के चैनल देख रहे हैं, शोएब अख्तर का ये टीम के बारे में एक बड़ा वो था कि उसने सरफराज अहमद के बारे में बात किया था कि बड़ा पेट है और बड़ा मुंह लेकर आए हैं मैदान में। हालांकि शोएब सरफराज अहमद ने अपने परफॉर्मेंस से जवाब दे दिया उसको। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, आपको आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? आप किसके साथ, आप क्या समझते हैं कि ये खिलाड़ी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा इस पूरी? सर हमारी पूरी टीम ओपनर जो है दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बकाया हमारे पास जो दूसरा कोहली है बाबर आजम, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। बकाया हमारे पास मोहम्मद हफीज है, शोएब मलिक है और फिर हमारा जो बॉलिंग अटैक है। मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में जितने भी टीमें हैं इससे हमारी टीम 1000 दर्जे बेहतर है। सब टीमों को हरा सकती है, लेकिन हमें चाहिए कि अपनी टीम को क्रिटिसाइज न करें बल्कि हम अपने टीम को सपोर्ट करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये आपने ठीक कहा है। बहुत शुक्रिया आपका इंशाअल्लाह साहब, आपने कॉल किया। और सही कह रहे हैं ये कि इससे टीम का मोरल डाउन हो सकता है। ये सारे इवेंट पूरा हो जाए, जो ओवरऑल रिजल्ट्स रहें उस हिसाब से फिर जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक बात पहुंचाई जाए, उनसे बात की जाए। देखें कॉलर्स भी कितने एजुकेटेड हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। हमारे आज के शो करने का मैसेज यही है कि अपनी टीम को उठा के रखना है। जो हो गया वो पास का हिस्सा, ठीक है। हमारे भी दिल दुखे हैं, हमें भी पता है हम किस तरह से अफ्रीका से आ रहे हैं, हमें भी पता है हम किस तरह से न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, हमें भी पता है किस तरह से हम इंग्लैंड से आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड कप है, एक मेन इवेंट है, इसमें आप टीम को बैक करें। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हम भी पोस्टमार्टम करेंगे टीम का, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि पहले करेक्ट हो सकती थी, अच्छे प्लेयर्स और लाए जा सकते थे, ओपनिंग में भी कुछ तब्दीली हो सकती थी या फास्ट बॉलर लाए जा सकते थे। लेकिन अभी ऑन अ गिवन डे, ऑन अ गिवन मैच, ऑन अ गिवन मंथ जो वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन है उसमें टीम को बैक करें, सपोर्ट करें। अपने कैप्टन को ना उड़ा के रखते हैं कि उसका मुंह ऐसा है, उसका पेट ऐसा है। यार आप क्या थे जब आप खेलते थे? लड़के ने परफॉर्म करना है। इंजमामुल हक क्या था, कितना वो थे, चबी थे, थोड़े मोटे थे। आपका राना टूंगा क्या था, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया। अब आप, मैंने जैसे पहले बात की, आप पास्ट का हिस्सा हो गए। अपने आप को आप इन रखने के लिए इस तरह की बातें करते हैं अपने कैप्टन पे, ताकि सारा मीडिया देखे, इंडिया वाले आपको देखें, आपको रेटिंग दे, आपने कोई चैनल बनाए उसमें ज़्यादा लाइक्स करें। ये बातें सोचनी चाहिए। आप एक फॉर्मर क्रिकेटर हो, पाकिस्तान का असासा हो, पाकिस्तान के लिए आपकी इतनी विक्ट्रीज़ हैं, तो इसको थोड़ा सोच समझ के बात करें। और टीवी चैनल्स पे तो मसाला चाहिए होता है। आप कोई ऐसी बात करेंगे तो वो चुपती हुई बात करने वाला, कोई ऐसी बात करने वाला कोई भी हो सके, आ जाए, सामने आ जाए आप, हमें ज़रा वो डिस्कशन में रखना है लोगों को। तो वो चैनल में तो कुछ ऐसे मामला होते हैं, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो अपना एक इमेज और वो जो एक उनका कद है वो उसको नुकसान हो रहा है। लोग ज़रा उनके देखें, अब कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, और जितना बड़ा नाम और जितना बड़े खिलाड़ी वो रहे हैं, ऐसी कोई वजह बनती नहीं है कि लोग उन्हें पसंद ना करें। फाइम देखें, अभी वही बात आ जाती है। याहिया साहब ने सवाल किया था कि हर आदमी आजकल एनालिस्ट बना हुआ है। हाँ। जिस सीट पे आप बैठेंगे, जिस सीट पे हम बैठते हैं एज एन एंकर या एज ए कॉम्पेयर या एज एन एनालिस्ट, बड़ी जिम्मेदारी है इस सीट की। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जो आप कहेंगे लोग उस पर यकीन करेंगे कि एक जिम्मेदार सीट पे आप बैठे हैं। अगर आप इतने बड़े चैनल पे बैठ के आप उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें ना, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, आप उसकी परफॉर्मेंस को आप क्रिटिसाइज करें, उसकी परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करें। अब बड़ा पेट, बड़ा मुंह, बिरयानी खाना, ये आप, अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमने अहमद शहजाद जैसे प्लेयर को खो दिया। वो इसलिए खो दिया कि जी वो रस्से के बाहर क्या करता है, बाउंड्री के बाहर, हमारा सारा इंटरेस्ट उसमें। हमने उमर अकमल के साथ, आप भी अभी क्रिकेट खेलें, उमर अकमल जैसे प्लेयर को हमने खो दिया कि जी वो डांस में जाता है। यार आप मुझे एक बात बताएं, वो एक बंदा जो 15 साल की उम्र में पूरी दुनिया घूमा हुआ है, 15 साल से वो पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ अंडर एज टीमों से खेल रहा है, उसको हैदराबाद जैसी जगह थी कि जहाँ पे वो डांस पार्टी में जाएगा। आप खुद सोचें, मतलब हम इस तरह की एजेंडा बना देते हैं प्लेयर को, किसी को भी खराब करने के लिए। सही कह रहे हैं आप। उनके इंटरव्यू पे, उन पे बोलने के अंदाज पे इस तरह तनकीद की जाएगी। वो अपने क्रिकेट की वजह से जो टीम में है, ना कि वो अपने डांस की वजह से, ना वो अपनी अंग्रेजी की वजह से। विराट कोहली पाकिस्तान में होता, विराट कोहली क्रिकेट बहुत पहले खत्म होती, क्योंकि वो तो 10 जगह तो अनुष्का शर्मा के साथ डांस कर रहा होता था। हाँ। अगर ऐसे ही वो पाकिस्तान में करता तो इतनी उसको क्रिकेट ही उसकी खत्म करा देते, बोल के उसकी क्रिकेट खत्म कर देते। ये पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और वीना मलिक याद आ गए मुझे। बिल्कुल। अभी आपने शेखर धवन की बात की है, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि कल उन्होंने बड़े हुक किए, पुल किए, पंच किए, ड्राइव किए।
शेखर धवन की जो मैसेज हैं, ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं वो और प्रोफेशनली बॉक्सर हैं वो वो पंच और हुक जो है उनको वहां से जो है तो ये इनकी एक लाइफ है। इंडिया की परफॉर्मेंस का मेयार क्यों अच्छा है, स्टैंडर्ड क्यों अच्छा है, वो उनको एक लेवरेज देते हैं कि वो आप बाहर कुछ भी करें, रस्से के बाहर, रस्से के अंदर आप परफॉर्मेंस दें, बाउंड्री के अंदर परफॉर्म करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, मगर हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। आप जो भी हैं अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे आपसे, आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। जैसे ही वापस आते हैं तो फिर आपकी कॉल शामिल करते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जीत सकती है। इस हवाले से बात हो रही है और एक कॉलर हमारे साथ शायद होल्ड पे हैं, हम इनसे रब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अच्छा ओके, मेरा ख्याल हमने होल्ड ज़्यादा करवा दिया और वो भूल गए हैं नंबर मिला के। खैर, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर जो है आपको यहीं पे स्क्रीन पे नज़र आएगा और इस नंबर पे कॉल करके हमारे मेहमानों से आप क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। फील्डिंग के शोबे में आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को? फील्डिंग में काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी बेहतरी आई है। पाकिस्तान की जो माजी में फील्डिंग थी उससे बेहतरी आई है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक ज़रूर उसको जो है वो जगह करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दो ऐसी टीमें लग रही हैं कि जो थोड़ा सा सेमीफाइनल के लिए दोनों एक ही लाइन में। इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सभी उसके हवाले से बात कर रहे हैं, इंग्लैंड भी इसमें शामिल है। तो ये 4-5 ऐसी टीमें हैं कि जो सेमीफाइनल के लाइनअप में आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ को मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा अपसेट कर सकते हैं, सेमीफाइनल के लाइनअप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो होप फॉर द होप, और मैं दुआ करता हूँ कि वेदर जो है ना वो वर्ल्ड कप का मज़ा ख़राब ना करे। जो भी पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच है, अल्लाह करे उसमें पूरे ओवर्स खेलने को मिले। क्यों पूरे ओवर्स खेलने को मिले? ताकि पाकिस्तान का रन रेट कुछ बेहतर हो जाए। अगर 25 ओवर खेलने को मिलते हैं तो कुछ रन रेट में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पहले पाकिस्तान मैच तो जीते, फिर रन रेट भी आ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान रन रेट में थोड़ा पीछे है। क्यों? क्योंकि एक मैच भी हमारा वॉश ऑफ हो गया बारिश की वजह से। तो देखा जाए टीमें सारी तगड़ी है। बांग्लादेश को देखें उसने किस तरह से अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश भी अच्छी फॉर्म में है। अफगानिस्तान को देखें जिस तरह से उसने न्यूजीलैंड की पेसी बॉलिंग, ऑलमोस्ट उनके 2-3 बॉलर 90 प्लस करते हैं। फर्गूसन को आप देख लें, हेनरी को देख लें, उसने 172 कर लिया इसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। टीमें सारी बैलेंस है, सारी अच्छी हैं, किसी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। पाकिस्तान को बस करना यही होगा कि हर टीम को उसके जो प्लस और माइनस है उस पर काम करके चलें, किसी टीम को हल्का ना लें। सबसे पहले तो अभी जो आगे आने वाले 2 मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अगर इसमें पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों मैचेस के जीतने के बाद हमारे अगले मरहले में जाने के चांसेस जो है वो कितने बढ़ जाएंगे? वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जाहिर बात है, तो कॉन्फिडेंस होगा, फिर आपके पास जो मैचेस रह जाएंगे वो 4 रह जाएंगे, एक न्यूजीलैंड, अफ्रीका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अगर ये दोनों मैच जीता है तो पाकिस्तान का तकरीबन 70% चांस है कि वो टॉप 4 में जगह बना ले, सेमीफाइनल में आ जाए। इस वक्त क्वार्टर फाइनल नहीं है, डायरेक्ट सेमीफाइनल नहीं जी, डायरेक्ट सेमीफाइनल। ठीक है, और 9 मैचेस खेलने हैं, 9 मैचेस हैं। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जनाब अब्दुल वहीद बात कर रहा हूँ कराची से। अब्दुल वहीद साहब, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि हमारी आपकी डायरेक्ट यहाँ से बात हो सके। क्या कहना चाहेंगे? बस जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन पूरे 4 साल हम इंतजार करते हैं वर्ल्ड कप के लिए और हमारी इतनी तैयारी होती है, लेकिन वर्ल्ड कप में मैचेस में जब हमारे शुरू होते हैं तो हम इतने ज़्यादा डर जाते हैं दूसरी टीमों से और इतना हम नर्वस होते हैं कि हम सामने वाले बॉलर का फेस नहीं कर पाते, मुकाबला नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर हम अपना ये परेशान होना छोड़ दें तो शायद हम बहुत अच्छा खेल सकते हैं, जैसे अभी हम इंग्लैंड से जीते हैं। यही कहना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अली सलमान साहब, ये बात वाकई ये एक हकीकत है, मुझे नहीं पता है इन मैचेस के हवाले से कितना इसमें सच है कितना झूठ है, मगर ये हकीकत है कि हमारे खिलाड़ी वो जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। आगे जो 2 मैचेस हैं, जिस तरह इंडिया के ख़िलाफ़ कई दफ़ा ऐसा हुआ, हमारी टीम उनसे कई गुना अच्छी हुई है, मगर हम लोग इस तरह दबाव में आए हैं, प्रेशर में आए हैं
और मैच को अच्छे नंबरों से हार गए। तो इसी तरह हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी देखें, ऑस्ट्रेलिया नो डाउट एक उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो बड़ी मजबूत टीमों में टीम शामिल होती है। ज़हनी दबाव अगर आ जाएगा तो जितना मर्जी अच्छा खिलाड़ी वो नहीं खेल सकेगा। तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग में होता है, कोचिंग में चीज़ें ऐड करनी चाहिए या क्या होना चाहिए इसका? देखें, इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, जो मैंने कहा हम 4 साल तैयारी करते हैं। तैयारी तो हमारी कभी भी होती नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। 2015 के वर्ल्ड कप में हम जा रहे थे, हमें आखिरी तक नहीं पता था मिसबा कप्तान होगा या शायद अफरीदी कप्तान होगा। बिल्कुल, हम सुबह बैठ रहे होते, गाड़ी में जा रहे होते हैं, पेपर होता है पीछे, ड्राइवर चला रहा होता है, पीछे बैठ के उस वक्त याद कर रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल है। तैयारी तो हम अभी भी, अगर हम तैयारी कर रहे होते तो क्या वहाब रियाज को हम लास्ट मोमेंट पे इंडक्ट करते टीम में? फ़हीम अशरफ को हम एज एन ऑलराउंडर हम उसको डेवलप कर रहे थे, फ़हीम अशरफ को आपने उठा के बाहर कर दिया। आमिर यामीन उससे कहीं बेहतर ऑलराउंडर है, आमिर यामीन को आप खिलाने के तैयार नहीं है। तो तैयारी हम कहाँ कर रहे हैं? आपके पास आज अगर शादाब अगर अनफिट हो जाता, खुदा न खास्ता अगर शादाब नहीं खेलता, आप यासिर शाह को लेके जा रहे थे। यासिर शाह वाइट बॉल का प्लेयर ही नहीं है, वो रेड बॉल का प्लेयर है, वो आउट करने वाला बॉल है। दूसरा, आपके पास कोई स्पिनर आपने तैयार नहीं किया, आज तक आप ऑफ स्पिनर तलाश नहीं कर सके। तो वहीद भाई से थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा इस बात से कि तैयारी हम कभी भी नहीं करते। हम तो वो कौम है, बस कूद जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा। हम हमेशा इसी तरह जाते हैं। दूसरी बात जो आपने जहनी दबाव की उसकी बात की है, देखें इसमें लिटरेसी रेट बहुत फ़र्क करता है कि जिस आप फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, अनफॉर्चुनेटली और सॉरी टू से कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं, माँ सिवाय चंद देख के, उनका एजुकेशन का जो लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है। मुझे याद, एक प्लेयर ने कहा कि जब पहली मरतबा उनका पाकिस्तान की टीम में नाम आया PCA होटल में, जब वो फर्श पे चल रहे थे, वो लग रहा था वो स्लिप हो जाएंगे, उनसे चला नहीं जा रहा था, उनकी टांगों में जान नहीं थी कि मैं किस तरह से इस पूरे एनवायरनमेंट को फेस करूंगा मैं। तो जब ये सूरत हाल जब हो प्लेयर के साथ, तो बड़े मैच का एक बड़ा प्रेशर होता है, मीडिया की एक बड़ी हाइप होती है। तो जो जिस आप बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या अगर आपकी इस तरह की एजुकेशन नहीं है, आपका ब्रॉटअप इस तरह का नहीं है, तो फिर इस चीज़ों को कोप अप करने में थोड़ा सा मसला होता है। अच्छा, मेरा ख्याल है हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम अगर थोड़ा सा अपना देखने का अंदाज़ जो है, नज़रिया अगर वो बदलें कि हम उस फ़र्द की, उस इंसान की हम अचीवमेंट देखें कि वो कहाँ से, जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है, जो किसी गांव से उसका ताल्लुक़ है, तो या कोई किसी दुकान पर काम करता था, वहाँ से वो बंदे ने कितनी तरक्की की है कि वो आके कौमी टीम का हिस्सा बना। तो ये उसकी एक फ़र्द की ये हैसियत, उसकी मतलब अचीवमेंट के हवाले से बहुत बड़ी बात है। मैं आपको प्लेयर की सोच बताऊं, जिस प्लेयर से मेरी बात होती है, उनको ये टेंशन होती है सेंचुरी कर देंगे, डेल स्टैंड का बाउंसर खेल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, वो मैन ऑफ द मैच का इंटरव्यू कौन देगा? ये टेंशन प्लेयर्स के जहन में। तो अब जब ये प्लेयर के जहन में चल रहा होगा, तो फिर उसके बाद आप बताएं ना मुझे, जो आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, नर्व्स की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत चीज़ें फिर पीछे रह जाती हैं। तौकीर ज़िया साहब ने एक ज़माने में बड़ा अच्छा शुरू किया था कि जब अंडर 19 की उन्होंने अकेडमीज़ थी, तो उन्होंने कंप्यूटर की क्लासेस भी शुरू की थी, इंग्लिश क्लासेस भी शुरू की थी, और इवन उनको खाने पीने के तरीके भी, एटिकेट्स सिखाने भी शुरू किए थे। ये बड़ा अच्छा, ये बहुत ज़रूरी, ये बड़ा ज़रूरी किया था उन्होंने। जो पाकिस्तान की टीम में लोग आके सीखते हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया था, और इसी में समझता हूँ इसी फुट स्टेप को फॉलो करना चाहिए था। बिल्कुल सही। आप कोई शॉर्टली कुछ कहना चाहिए? इसको फॉलो भी करना चाहिए, लेकिन जब प्लेयर एक टीम में आ जाए, परफॉर्म करे, तो उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि यार देखो, तुम्हारा अगर आज नाम बना है तो तुम्हारी एबिलिटी से बड़ा है, तुम्हारे खेल से बड़ा है। तुम अगर बैट्समैन हो, तुमने अच्छी नहीं खेली है, उससे बॉलिंग है तो उससे, तो इसमें प्लेयर को ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। लास्ट में आप कह रहे हैं हमारे प्लेयर आखिर तक नहीं सीख पाते हैं। आपने कभी इंडिया में देखा कोई सीनियर प्लेयर किसी जूनियर प्लेयर से इंटरव्यू अगर कर रहा है, तू करके बात करता है कभी? यहाँ पे तू करके सीनियर प्लेयर जब भी बात करेगा इंटरव्यू, अगर होस्ट की सीट पे बैठा होगा, तूने ये किया, तू ये करता था, तू ये करता, तो हमारे प्लेयर सीखने को तैयार नहीं। ये मिजाज है हमारा। तो कुछ इसी तरह का इख्तलाफ मुझे टीवी चैनल्स पे भी है, जब एक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, और मुझे पूरा यकीन है, एक उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। खेल में हार जीत होती है, मगर हम अच्छा खेल के वापस आएंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप लेके वापस आएंगे। एक ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक अलग मौजू पे बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, और इस हिस्से में हम बात करेंगे एक बड़े अहम मौजू पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जून का महीना वो गर्मी बरसाता है, और बड़ी शदीद गर्मी होती है, सूरज भी आग बरसा रहा होता है। मगर जून में इसके साथ साथ बजट जो आता है वो भी हमारे होश उड़ा देता है, और इस वक्त ये बजट की बहस जो है वो चलने वाली है। टीवी पे बातचीत हो भी रही है, होना शुरू हो गई है, और
आगे अभी बजट पेश किया जाएगा तो वो फिर पार्लियामेंट में अप्रूव होगा और सारे मामला उस पर चलते रहेंगे। अपोजिशन जो है वो मुखालफत अपनी करेगी कि ये यहाँ पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपने ये ऑलरेडी किया है, तो ये इस तरह के सारे मामला चलते रहेंगे। महंगाई आप सब जानते हैं कि माचिस की डिबिया से ले के और ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी एक चीज़ वो अपनी असल कीमत से वो कहीं ऊपर जा चुकी है। पेट्रोल जो है वो इस वक्त एक रिकॉर्ड हद तक पहुंच चुका है पाकिस्तान में और पेट्रोल से हर चीज़ मुतासर होती है। तो क्या ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा? बजट में कुछ रिलीफ होता है, होगा, या फिर ये चीज़ें और महंगी होंगी? आवाम के को किस तरह इन सारी चीज़ों को फेस करना है और क्या ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? हम किस जानिब बढ़ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। बजट 2019 हमारा मौजू है। क्या आवाम फिर मायूस होगी या उसे कुछ हौसला मिलेगा इस बजट से? इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक ख़ास मेहमान, ख़ास इसलिए कि हमारे दोस्त हैं जनाब नदीम मौलवी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और नदीम मौलवी साहब के साथ साथ हमारे साथ दूसरे जो तजियाकार मेहमान मौजूद हैं वो हैं शुजा हैदर साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। गुड, माशाल्लाह। नदीम मौलवी साहब, क्या राय रखते हैं आप? बजट में इस वक्त कितना रिलीफ मिलने वाला है, ज़रा ये तो बताइए। देखिए, रिलीफ जो बातें जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं और सारी कैबिनेट कर रहे हैं, उसमें रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, जो पिछले 9 महीने से प्राइम मिनिस्टर साहब मुसलसल बताए जा रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स और जितने भी अभी तक इकनॉमिक इंडिकेटर्स आए वो खुशाइन नहीं आए। अच्छा, अब बात रहा बजट का कि बजट है क्या। एक जगह से आपके अखराजात और दूसरी आपकी कमाई, कमा क्या रहा है पाकिस्तान और ख़र्चा क्या कर रहा है, उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़। अच्छा, हमारे यहाँ जब से ये 9 महीने से लोग जो हम बातें कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जी टैक्स दें, ठीक है, अखराजात बढ़ चुके हैं, ठीक है। हालांकि हुकूमत ने कोशिश की है बहुत सी जगहों पे कर्टल करने की, पर हमारा फोकस जो है मुल्क का ये होना चाहिए कि जी आमदनी करें ना, फिर उसके बाद अखराजात करें। अच्छा, आमदनी कहाँ से मुल्कों की आती है या जो मुल्क तरक्की करते हैं, वो आती है टैक्स से और एक्सपोर्ट से। अच्छा, अमीर मुल्कों में टैक्स देना उनके लिए वो दे सकते हैं, ठीक है। गरीब मुल्कों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आबादी हमारी अमीर नहीं है, हम जो बात कर रहे हैं ना टैक्सेस की, तो अब आप देखें कि अमीर तबका कितना है। अगर हम परसेंटेज वाइज लें तो मेरे ख्याल से 10% होगा या ज़्यादा बता थोड़ा, मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, या 10 या 12% के हिसाब से। बाकी आपका जो तबका है ज़्यादातर आपका है मिडिल क्लास लोगों का, फिर पॉवर्टी लेवल आपका पुअर गरीब लोगों का। तो जो टैक्स जो आप बात कर रहे हैं, जो हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो GST वगैरह लगता है, जैसे दूध के डब्बे पे भी टैक्स दे रहा है गरीब आदमी, जो फ़कीर है ना, जो फ़कीरी कर रहा है, जो बेचारा फ़कीरी करके दूध लेने जाता है, भीख मांगता है, वो भी टैक्स दे रहा है इस हुकूमत को। तो बात ये है कि अब टैक्स की जो हम कल्चर की हम बात कर रहे हैं, तो टैक्स कल्चर जो है ना वो इस तरह से है कि आमदनी बढ़नी चाहिए। अच्छा, आमदनी मुल्कों की कैसे बढ़ती है? एक्सपोर्ट्स के ज़रिए से। ठीक है, आमदनी के बारे में मैं आपसे ज़रा पूछता हूँ तो इस हवाले से। सर, आपकी क्या राय है ये बजट 2019 के बारे में? जी फ़हीम, मेरे ख़्याल में ये नई हुकूमत का एक इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। नया बजट, इसमें आवाम को रिलीफ़ की तवक्को तो कोई ऐसी ख़ास नहीं रखनी चाहिए। एक चैलेंज है जो, देखिए, कौमों के ऊपर बुरे वक्त आते हैं। हमारा पिछले 30-40 साल में जिस तरीके से हमारे मुल्क को लूटा गया है, तो वो ये हाल पे हमें आना था, ठीक है। तो अब अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि क़यादत जो है एक मुखलिस शख्स के पास है, ठीक है, और अब वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सूरत हाल ये है कि हम अपने GDP का 12% जो है वो हम टैक्स दे रहे हैं, जबकि IMF के साथ जो हमने मुआहदा किया है उसके हिसाब से हमें 70% टैक्स वसूल करना है गवर्नमेंट को हमसे। तो ये ऐसा है कि मतलब
गन्ने में से निचोड़े हुए गन्ने में से आपने जो है वो रस दोबारा रस निकाला। तो आवाम के ऊपर एक बहुत बुरी हालत है आवाम की। लेकिन कौमों पे बुरे वक्त आते हैं और कौमें आजमाइश से निकल कर ही उभरती हैं और फिर तरक्की करती हैं। ठीक है, मगर ऐसी ही बात है तो ये जो दूसरी कुछ पार्टीज़ और जो पुराने सियासतदान जिनके ज़ाहिर सी बात है मिलियंस में फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में और वो इस अक्सरियत के साथ जीती भी रही हैं वो पार्टीज़, तो वो एक गलत आवाज़ जो है वो फिर क्यों मार्केट में और पब्लिक में दे रहे हैं कि जनाब ये ऐसा हो रहा है, टूट जाएगा, मुल्क ही नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये गलत कर रहे हो, इस कदर तनकीद। फ़हीम देखें, इस हुकूमत के आने से कम से कम ये हुआ है, या इमरान खान की, मैं कोई पीटीआई का वर्कर नहीं हूँ लेकिन मैं तज्जिया अपना जो मैंने देखा है, इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद से कम इतना हुआ है कि आवाम में अब शऊर आया है। देखिए ये लोग बेवकूफ़ बना रहे थे, आप सब सुन रहे थे कि मैं उसको सड़क पे घसीटूंगा, वो कह रहे थे फलाने चोर हैं, दिमाग, एक दूसरे को जो है ना ब्लेम गेम चल रहा था। इमरान खान के आने से ये ज़रूर हुआ कि अब सब आया हो गया कि कौन आवाम को धोखा दे रहा था। हमारे यहाँ हुक्मरान तबके ने जानबूझकर आवाम को जाहिल रखा है कि जितनी आवाम जाहिल होगी, बेशऊर होगी, उतना ही ये अपने मज़े करेंगे, और इन्होंने मज़े किए। 70 साल तक, ख़ासतौर पर पिछले 10 साल में तो मुल्क को इस तरह लूटा गया कि जो है वो बिल्कुल किसी काबिल, कोशिश ये की गई जानबूझ के अनजाने में कि मुल्क बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये इकनॉमी तबाह हो जाए। और ये इंटरनेशनल हमारे दुश्मन जो बैनुल अक़वामी तौर पर जो लोग हमसे, जिन लोगों को पाकिस्तान जिनकी नज़रों में खटकता है, उनकी ये पॉलिसी थी कि किसी भी मुल्क को तबाह करना है तो उसकी इकनॉमी तबाह कर दो। और ये बड़े प्लान तरीके से उन्होंने किया कि पाकिस्तान की इकनॉमी को बिल्कुल वहाँ पर ले आए कि जहाँ पे हमें ये कहना पड़ता कि ठीक है जी, आप हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हम सैक कर रहे हैं और आप आवाम दुनिया जो है हमारी मदद करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारी क़यादत जो है वो अच्छा, क़यादत मुख्तलिफ है, आपका मतलब है कि ये जो तकलीफ़ है ये वक्ती है? बिल्कुल, ये तकलीफ़ वक्ती है। देखिए, इमरान खान को एक कश्ती ऐसी मिली है जिसमें कई सुराख हैं लेकिन मंजिल सामने नज़र आ रही है। अब उस कश्ती के सुराख जितने जल्दी बंद करेंगे उतने जल्दी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान के साथ भी वही सूरत हाल है जो जिन्ना साहब के साथ थी कि जिन्ना साहब ने कहा था मेरी क्या नाम है, मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं या मेरी टोकरी में गंदे अंडे हैं, इस तरह कुछ बात की थी। तो इमरान खान के साथ जो टीम है वो बहुत ज़्यादा, कुछ सब लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ लेकिन अक्सरियत उनकी जो है वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर पीटीआई ज्वाइन की है। तो अब ये पहला तजर्बा है इमरान खान का, ये आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं और बहुत सी बातें इमरान खान को पता चल रही हैं। बड़ी बात यह है कि हम मुल्क अब सही डायरेक्शन में जा रहा है और इंशाल्लाह ये सारी चोरियाँ बंद होंगी, ये सारे सुराख बंद होंगे। देखें, कौमें ये इससे नहीं बनती कि जनाब तेल निकल आया है, या हम बड़ा लोगों में मायूसी फैलाई गई कि जनाब तेल निकल रहा था और तेल नहीं निकला, और कौमें तेल निकलने से नहीं बनती। क्या जापान में कोई तेल निकल रहा है? देखिए, हमें मायूसी फैलाई जा रही है कि जनाब डॉलर जो है 150 रुपये का हो गया। जाके आप देखिए ईरान का एक रियाल जो है वो 42,105 रियाल का $1 बनता है। ईरान में तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है जी, हम 150 के रो रहे हैं। जापान का यन जो है वो कोई 105 यन का $1 है, वो तो नहीं रो रहे। मगर ईरान में सिर्फ 1 दर्जन अंडों की कीमत में फ़र्क आया और वहाँ पे एक इनकलाब आने वाला हो गया था। मतलब वो एक पार्टी बाहर निकल के, लोग बाहर इकट्ठे निकल आए, उन्हें हंगामे शुरू हो गए कि महंगाई हो रही। तो यहाँ पे तो आपको पता है आवाम भी हमारी थोड़ी सी, माफ़ी चाहता हूँ, सुन, वो बिजली जो है 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे, 4 घंटे से 6 घंटे, 6 घंटे से 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे जाना शुरू हुई तो फिर बाहर निकले, कहते हेलो भाई, हेलो लाइट नहीं आ रही, हमारे मोबाइल नहीं चार्ज हो रहे। तो मतलब कुछ वक्त पे भी चीज़ें जो है ना वो लेने वाली होती हैं और एक्शन लेने वाला होता है। बात करें तो इस हिसाब से आप क्या समझते हैं कि अवाम को, आप बताएं अवाम को क्या अपना रवैया रखना चाहिए? क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये इस वक्त अवाम की जो सैलरी है, जो आमदनी है, उससे ज़्यादा उसके अखराजात, ठीक है, और वो तंग है, कमर टूट जाएगी इस तरह। इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि इमरान खान के जो दुश्मन हैं वो उनके अपने दोस्त हैं, ठीक है। अब पॉलिसी देखिए, 9 महीनों में पॉलिसीज़ होती है जिसके अंदर आपको वाज़े नज़र आती है। टैक्स देना, ठीक है, हर मुल्क, हर अच्छा मुल्क जो खुशहाल मुल्क है वो टैक्स देता है तो खुशहाल बनता है, पर उसके साथ साथ पॉलिसीज़ देखी जाती है। ये आपकी बात सही है, सारे गरीब टैक्स कहाँ से लेंगे आप? अब गरीब आदमी जिसके पास खाने को नहीं है उसके ऊपर आप टैक्स का बर्डन डाल रहे हैं। अब आप कहते हैं ना कि जी अमीर आदमी देता है, ठीक है जी, अमीर आदमी को तो देना है, असासे डिक्लेयर करना है, ये बड़ी अच्छी बात है। जो चीज़ अच्छाई है
हमें डिक्लेयर करना चाहिए, चाहे वो पिछली हुकूमत ने किया या इस हुकूमत ने किया। एमनेस्टी स्कीम ये अच्छी चीज़ थी, जिससे ये होता है एक मौका मिलता है कि लोग आए अपने एहसास से डिक्लेयर करें, टैक्स नेट में आ जाए, ये तो अच्छी बात है। पर हमें ये जब मुल्क का जब आप सदर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो आपको मेजॉरिटी ऑफ आवाम को देखना है कि आप आवाम के लिए क्या रिलीफ लेके आ रहे हैं। अच्छा, आवाम के लिए रिलीफ कैसे आती है कि आप एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, आप जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, कारोबार ज़्यादा होंगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताऊँ। कारोबार का अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, कारोबारी हजरात जो है वो अपना पैसा उठा के मुख्तलिफ ममालिक में चले जाएंगे, जैसे कि बांग्लादेश, कनाडा, अमेरिका, जहाँ पे वो कहते हैं कि जी आप इतने पैसे लेके आएँ, हम आपको नेशनैलिटी देंगे, ठीक है। अच्छा, हर आदमी जो अरबपति आदमी है वो कहेगा अगर मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ इस मुल्क में और मुझे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है, तो जाहिर है मैं आपको बताऊं कि वो आदमी ऑल्टरनेट की जगह ढूंढेगा। और हमें यही चीज़ देखना, देखिए इमरान खान साहब को जो पॉलिसी, अब देखिए तुर्की के मिसाल ले लें, तुर्की की कुछ महीनों पहले उसके हालात जो रिजर्व्स थे उनके हालात भी बहुत ख़राब थे, पर उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि मैं इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाऊंगा। इंटरेस्ट रेट जब आप बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है कि बोरोइंग जो होती है ना वो कम हो जाती है, बोरोइंग और कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ जाता है। जब बोरोइंग कम होगी तो कारोबार तो कोई नहीं करेगा ना। देखिए आज अमेरिका में कितना है, 2% है, 1.5%, 1%। हमारे यहाँ परसेंट अगर 12.5% से ऊपर होता है, और जब आप लोन्स ले रहे होते हैं, बाज़ वक्त जो मिडिल क्लास आदमी लोन लेता है तो 25% पे पहुँच जाती है, 24%। क्रेडिट कार्ड पे जो होता है वो 40%। तो मुझे ये बताएं ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। सही, ठीक है, इस हवाले से बात करते हैं। और वाकई हम एक दफ़ा कोई चीज़ महंगी होती है तो वो कम होने का तो नाम नहीं लेती। यहाँ पे हमने इस तरह की बहुत कम मिसालें और ना होने के बराबर देखी हैं। तो इसका सिर्फ एक ही हल होता है कि आमदनी वो इसकी बढ़ जाए, और वो आमदनी बढ़ाने के लिए हुकूमत को क्या क्या इक़दाम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आमदनी तब होगी जब रोज़गार होंगे, तो रोज़गार के मौके कैसे फराहम किए जाएंगे, इस बारे में बात करते हैं। और बजट इस वक्त क्या होने वाला है, हुकूमत क्या प्लान करके बैठी हुई है, और मतलब किन किन जगहों से उन्होंने पैसे निकालने हैं और अपने कमर सीधी करनी है, इस बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, फिर आपकी कॉल्स भी शामिल करते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम बजट 2019 के हवाले से बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। मेहमानों में मेरे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब और शुजा हैदर साहब। मेरे दोनों मेहमान तजियाकार हैं और अपनी नज़र से देख रहे हैं कि ये मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं। सर, महंगाई यहाँ पे कम होते हुए हमने नहीं देखी। मतलब ऐसा होगा कि पेट्रोल जो है वो दोबारा, पेट्रोल की ठीक है वो आलमी सतह पे कीमतें कम हों और वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ के 100 रुपये की चीज़ दोबारा जो है वो 70 पे 60 पे आएगी कभी, और चीज़ सारी चीज़ें ऐसे सस्ती हो जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला। इसका सिर्फ एक ही हल है कि हमारी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बढ़ जाए। और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो तब बढ़ सकती है अगर हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, जो हमारा ज़रिया माश है, वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे ज़्यादा आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब वो ज़्यादा पैसों के लिए या तो हमें एक के बजाय 2 नौकरियां करनी पड़ सकती हैं, या फिर उसी नौकरी को इतना खूबसूरत बना दिया जाए कि सारे मामला सेट हो जाए। एक नौकरी तो मिल जाए, दूसरी के तो पता ही नहीं यहाँ लगता। पे तो एक नहीं है हमारे पास, तो 1 करोड़ नौकरियां भी मिलनी है। बच्चे बेरोजगार है। देखिए, अच्छा बेरोजगारी ख़त्म कैसे होगी? जब आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे या जो आपके लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो कारखाने चला सकेंगे। यहाँ बिजली इतनी महंगी है, आज आप मुझे बताएं एक आम आदमी की तनख्वाह अगर आप 20,000 रुपये भी लेते हैं वो नहीं पूरा कर सकता उसका घर का किराया, कम से कम 5,000 रुपये, ठीक है। बिजली का किराया, बिजली का जो वो देगा बिल 6-7 हज़ार रुपये, 6-7 हज़ार। बच्चों की तालीम
अगर वैसे तो जो बेचारा गरीब आदमी उसके बच्चे ज़्यादा ही होते हैं, फिर भी हम 2 बच्चे भी लगाएं तो 2-2 हज़ार रुपये फीस लगाए, ठीक है जी। 4,000 ये हो गया। अच्छा, बच्चों की तालीम के साथ साथ अगर बीमार हो जाते हैं, क्या आपके पास ऐसे अस्पताल है जो मुफ्त इनका इलाज कर सके? नहीं, वो आपको कम से कम 1,000 रुपये भी डॉक्टर के पास चला गया तो वो बेचारा क्या करेगा, वो रोज़ के 150 रुपये के साथ गुजारा देखिए, करेगा, जो खाएगा। बजट बनता है ना, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लोगों को देख के बना रहे होते हैं, और वो लोग भी जो बना रहे होते हैं ना, उनकी सोच भी उन्हीं की तरह होती है। सोच जब बजट बनता है तो अवाम देखते हैं मेजॉरिटी गरीब मुल्क है, गरीब अवाम है, तो इसके लिए हम क्या रिलीफ दें। जो बातें करते हैं ना हम सब्सिडीज़ की और ये सब चीज़ें, ये सब्सिडीज़ या जितना भी आप दुनिया भर में देखें दिया जाता है कि मुल्क के अंदर कारोबार बढ़े, कारोबार बढ़ेगा तो लोगों की ज़िंदगियाँ खुशहाल होगी, फिर वो टैक्स की तरफ आएंगे। कारोबार किस तरह बढ़ेगा फ़हीम? कारोबार इस तरह बढ़ेगा क्योंकि इस वक्त हम एक ग्लोबल विलेज है, ये दुनिया, हमें सारी दुनिया के साथ compete करना है। तो क्या कोई चीज़ हमारा अगर यहाँ पे एक समझ लें $100 का एक चीज़ बन रही है, ठीक है ना, और बाहर के ममालिक जो है उसको $70 में दे रहे, तो हमारे यहाँ $100 में कौन आएगा ख़रीदने? मैं कारखाना बंद कर दूंगा। उसकी वजह ये कॉस्टिंग जो होती है, यानी कि आप कह रहे हैं कि सनत जो है वो हमारी उसको थोड़ी सहूलियात देनी चाहिए और चीज़ें आसान करनी चाहिए। देखिए, या तो सनत, अच्छा सनत पे आप नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर ले लें। ज़मीन जरखेज करने के लिए आपको चाहिए पानी, खाद, पेस्टिसाइड्स, देखें ये सारी चीज़ें, और फिर आपको उस काश्तकार इतना खुशहाल हो कि वो शहर की तरफ ना जाए। अच्छा, ये सारी प्लानिंग तो खान साहब के पास है और ये इन्होंने मतलब यही बातें करके लोगों के वोट्स भी लिए हैं और दिल भी जीते, जिसकी वजह से लोग आवाम ने मुंतखब भी किया कि हम ज़राअत के शोबे को, हम सनत के शोबे को, हम दरामद और बरामद के शोबे को, इनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखें ना कि 1 साल होने को आगे कुछ महीनों बाद, तो कुछ ख़ास जो काम जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आया। क्या काम शुरू हो चुका हो शायद, या अभी इस बारे में बात करता हूँ आपसे। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सर फरहान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरहान साहब, क्या कहेंगे? सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि हमारे जो मिनिस्टर हैं अपना बजट जो अभी बना रहे हैं, वो असेंबली में खड़े होकर बजट पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो मेंबर ऑफ कॉमन असेंबली नहीं है, नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं है। ठीक है। आइन इसकी इजाज़त देता है हमारा कि कोई एक आम आदमी, मतलब बाहर का कोई एक आम आदमी, मुझ जैसा आदमी आके खड़ा हो और वो स्पीच देना शुरू कर दे। ठीक है। दूसरा, इस गवर्नमेंट के पास इतना ही सीटें हैं कि ये बिल को पास करवा दें। क्या करवा दें? बिल पास करवा दें, बजट पास करवा सकें। ओके। और एक चीज़ ये कि जब 35 साल इन 2 गवर्नमेंट्स को दिया, पीपल्स पार्टी और नून लीग को हमने, तो 5 साल इन्हें भी देके मौका देना चाहिए कि ये क्या डिलीवर कर सकते हैं। अगर ये डिलीवर नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये भी ज़ीरो है, फिर ये भी साइड पे, फिर हम कुछ और देखेंगे, अल्लाह मालिक है। सही है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। लो जी, बात शुरू करते हैं कि उन्होंने कहा कि जो मिनिस्टर हैं वो तो कौमी असम्बली के रुकन नहीं है, तो क्या वो असम्बली में खड़े होकर स्पीच दे सकते हैं, बिल पेश कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि कानून क्या कहता है, बेसिकली जब तक पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होता, देखिए बात यह है कि उन्होंने जो बात कही है इसकी जो लीगैलिटीज़ है वो मेरे ख्याल से आपका जो लॉज को समझते हैं वो बता सकेंगे। मैं आपको बजट के ऊपर बता सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है क्या बिल पास करवा सकेगी? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन जो है ना, इस वक्त ऑपोजिशन जो है उनको एक मौका दिया है खुद पीटीआई की हुकूमत ने। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ा दी। अब महंगाई बढ़ा के इन्होंने एक बात की कि जी 5 साल दे दें। 5 साल ज़रूर आवाम भी देती, ऑपोजिशन भी कुछ ना कह सकता अगर इन 9 महीनों में कुछ परफॉर्म किया होता, कुछ टारगेट्स अचीव किए होते। हम 9 महीने में सिर्फ एक ही कहानी सुनी है जी, पिछली हुकूमत का मसला था, इस वजह से आज हम भुगत रहे हैं, मान लेते हैं इस बात को। पर 9 महीने में मुझे ये बताएं आम आदमी को कितनी रिलीफ मिली है? अगर ज़रा सा भी कहते हैं ना कि इफ़ आई कैन सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आई वुड प्रोसीड विथ माई जर्नी, कि अगर मुझे एक रोशनी भी नज़र आ जाए ना, तो हम उसकी तरफ जाए, हम 5 साल का दे। पर यहाँ पे वही मसला ये है कि मेरे काबिल दोस्त ने कहा ना कि इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं
वो ऐसे तबके के लोग हैं जो अपने मफाद देख रहे हैं। मैं सब नहीं कहूँगा पर कुछ लोग हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब बहुत शरीफ आदमी है, पर बात शराफत जो है ना, अगर लोगों के मसले हल ना कर सके, गुर्बत ख़त्म ना कर सके, तो मुझे ये बताएं वो शराफत किस काम की जो एक गरीब को और गरीब कर दे। अच्छा, क्या ये बात सच है कि ये लास्ट मैन हमारे जो है ना वो खेल रहे हैं इस वक्त, हदफ हमारे सामने है और बस हमारे पास यही एक खिलाड़ी है फ़िलहाल, इसके बाद मतलब हमें इन्हीं पे तवक्को रखनी, ये आउट तो मैच आप हार गए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मुल्क जब तक आपके, मैं आज आपको बता दूं, आपके फौजी, आपके अवाम, आपके जवान, ये तीन ताकतें हैं ना, तो कोई दुनिया में इसका बाल बाका नहीं कर सकता। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं क्यों, क्योंकि हमारा जो बैकबोन है वो है हमारे फौज, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हमारी तरक्की के रास्ते पे चल पड़े हैं। पर अब बात यह है कि उनको क़यादत, अब उन्हीं में से क़यादत, जैसे इमरान खान साहब की शुरू में एक पॉलिसी थी जब वो सियासत के अंदर आए थे तो वो नौजवान को लेके चले थे, आज वो नौजवान को पीछे छोड़ के उन्हीं लोगों के अंदर घुस गए जिससे हमारी कौम निकलना चाहती थी। तो 22 साल उस पॉलिसी पे खड़े रहे हैं ना आपने, ना उन्हें वोट मिला, ना लेना ना देना, वो अकेले ये बातें करते रहे, लोग इधर वाह वाह करके वोट तो देने जाते नहीं थे उन्हें, एंड पे उन्हें वही रास्ता अपनाना पड़ा जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने तरीकाकार जो है, वो वक्फे में बात हो रही थी हमारी कि वो 100 दिन वाला जो है वो इन्होंने जो इतने सारे वो आसरे दिए हुए थे उन पर कोशिश की होगी, नहीं हो सका, खैर उस तरह के रिजल्ट खातिर खा रिजल्ट नहीं आ सके कि लोग मुतासर हो सकें, तो वो तरीकाकार अपनाया जो फिर जो अवाम को समझ में आता। फ़हीम देखिए, अगर चले, मैं कहता हूँ कि मजबूरी के तहत उन लोगों को लेके आए थे, पर उनकी जो टीम बनाते हैं वो कम से कम उन बच्चों में से बनाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए PhD किए हुए उन लोगों ने। सही है, ठीक है। आप बाहर से जो लेके आएंगे, देखिए एक आदमी जिसने गुर्बत देख के अमीर हुआ है ना, तो उसे गरीब का एहसास होगा। एक बच्चा जो अमेरिका से पढ़ के आता है ना, उसको ये नहीं पता कि इस बच्चे ने पाकिस्तान में कैसे तालीम हासिल की है, वो बड़ी मेहनत से कर रहा है, उसको पता है कि मेरा माहौल कैसा है, उसको उस माहौल से निकालना आता है। देखिए जो मेडिकल जब आपके अप्रूवल होती है, डॉक्टर क्या कहते हैं, उन अस्पतालों में हाउस जॉब करते हैं जहां पे बीमार होते हैं और वहीं से सीखते हैं। आप अमेरिकन डॉक्टर्स भी आते हैं ना, तो यहाँ पे आके जब वो रिसर्च करते हैं उनको आसान लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनके पास तमाम किस्म की बीमारियां मौजूद देख रहे हैं वो। सही है सर। एक सवाल इनका ये भी था मेरे दोस्त का कि 35 साल जहां हमने दूसरी पार्टियों को दिए तो 5 साल इनको भी देख लें, और उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? वो जी फ़हीम, थोड़ा सा बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं पिछले 6 महीने से ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं कि ये सिस्टम जो है ना, जिसे हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, ये पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। और अब ये बात जो है वो वक्त के साथ साथ जितने तेज़ी से वक्त गुजर रहा है उससे भी अंदाज़ा हुआ जा रहा है लोगों को भी और किंग मेकर्स को भी और इमरान खान को ख़ुद भी, कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान को सूट नहीं करती। एक आदमी अपनी कोई पॉलिसी लेके आता है, उस पॉलिसी पे अमल करना चाहता है तो अपोजिशन खड़ी हो जाती है। अब इस वक्त पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से इमरान खान के पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो अपनी बात, कोई भी बिल पेश करते हैं वो बिल को जो है वो तो दूसरी ताकत पूरी कोशिश कर रही है ना किसी तरह हर चीज़ को रिजेक्ट किया जाए और इनको काम ना करने इनको फेल। देखिए अपोजिशन का इस वक्त टारगेट ये है कि किसी तरह इमरान खान को फेल कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान को ये बात समझनी होगी कि अब, और हम सबको ये बात समझनी होगी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम कोई भी काम जो है अवाम के मुफाद में नहीं करने वाले। ये पिछले 35 साल से पार्लियामेंटेरियन ने क्या कभी अपने मुफाद, कभी अवाम के मुफाद के लिए कभी एक हुए हैं क्या? आज ये अपना जब मुफाद पे ज़रूरत पड़ती है तो ये सारे एक हो जाते हैं। आज आपको देख रहे हैं सारी पार्टियाँ एक हो गई हैं और सारी खड़ी हैं PTI के खिलाफ बात कर रही हैं। मरियम और बिलावल की मीटिंग कभी इन्होंने अवाम के लिए, कभी इससे पहले क्या नाम, कश्मीर के मसले पर कभी एक हुए, कभी इससे पहले महंगाई के लिए एक हुए, ये किसी के लिए एक नहीं हुए। लिहाजा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल फेल हो चुकी है और ये वक्त के साथ साथ मेरी प्रेडिक्शंस है कि ये सिस्टम गिरने जा रहा है। ठीक है, अब 35 साल वाली जो बात है वो उसका मैं जवाब लूंगा आपसे, मगर एक कॉलर हमारे साथ है, पहले शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम बेटा, ईद मुबारक बहुत बहुत। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ अंकल, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बेटा मैंने पर्सनली भी आपको फोन की ईद मुबारक के लिए, लेकिन आपने अटेंड नहीं किए। मुझे माफी देते हैं, मुझे कराची में थे नहीं, मुझे पता है, और वहाँ मसरूफ होंगे, जाहिर बात है।
आपकी कॉल मिस हो गई मुझसे, मैंने बाद में देखी। मैं आपको कॉल करूंगा इस बारे में, हमको बाद में बात करें। असल मौजू पे आ जाता हूँ। देखिए आपके जो मेहमान बैठे हैं और ये सारी बातें हो रही हैं, सही है, ये मतलब ख्याली पुलाव जैसे गवर्नमेंट पका रही है वो ये लोग पका रहे हैं। और जो मेरे मोहतरम, बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी, उन्होंने कहा कि भाई जापान कौन से वसाइल है या कौन से वसाइल है। अब हमारी कौम को तो हमने आजमा लिया, हमारे लीडरों को हमने आजमा लिया, हमारा वोटिंग का जो तरीका उससे जो होता है वो हमने आजमा लिया। अब हमारे पास रह गई यही कि बाप दादा के वसाइल से हम करें। हमारा मुल्क जो है वो माला माल है हर चीज से। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट साहब तो फरमाते हैं कि पाकिस्तान से अमीर मुल्क है तो मुझे उसका नाम बता दो। तो ये कैसे कहते हैं कि वसाइल की इतनी जरूरत है, वसाइल की बहुत जरूरत है। और दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि भाई कोयला निकल गया हमारे यहाँ, तांबा निकल गया हमारे यहाँ, पेट्रोल निकल गया, इतनी मुबारक बातें होती है और फिर उसका कुछ नहीं होता। क्या इसका कोई सियासी पहलू है, क्या मामला है, कोई रोक दिया जाता है? और ये चाइना के प्लान का क्या हुआ, कहाँ दफन हो गया, कुछ इस पे भी मौजू करें। आप जो है वो जो रटी पिटी बातें हैं उसको चला रहे हैं। आप बराए मेहरबानी मेरी कुछ बात को अगर मैं समझा नहीं सका हूँ तो आप लोग समझदार लोग हैं, इस पर कुछ गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं कि बजट जो है वो आने वाला है और उसमें ये राह में जो रुकावटें हैं वो हमें हायल हैं, इस बारे में बात हो रही है। खैर जनाब, आप पिछले कॉलर का सवाल ये था कि 35 साल पिछली गवर्नमेंट्स को दिए हैं तो 5 साल इनको क्या देने चाहिए, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? वैसे जी हाँ, मैं अभी इन साहब का भी जवाब दूंगा और अभी जो कॉलर ने आपके सवाल किया उसका भी एक ही जवाब है। देखिए, बजट सिर्फ एक चैलेंज है जो चैलेंजेस दरपेश हैं नई हुकूमत को। जब नई हुकूमत आई तो उस वक्त इनके पास इनको शदीद किल्लत थी। इन 9 से 12 अरब डॉलर इनको चाहिए थे मुल्क चलाने के लिए। उसके लिए इनकी टीम, इमरान खान ने अपनी टीम पे जिस पे डिपेंड किया हुआ था, वो समझ रहे थे कि कहीं से हम सऊदीया से, चाइना से हम इधर उधर अरेंज कर लेंगे और इमरान खान की हुकूमत आएगी तो इनकी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी से लोग बाहर से पैसे देना शुरू कर देंगे। जो इन्होंने बहुत सी बातें प्रिज्यूम की हुई थी वो सारी बातें पूरी नहीं हो पाई और इनको आखिर को IMF के पास जाना पड़ा। देखिए, IMF से इन्होंने 6 अरब डॉलर लेने हैं और उस 6 अरब डॉलर के लिए IMF ने इनको इतनी कड़ी शराइत लगाई हैं। अगर ये शायद पहले चले जाते, पहले इस बात को समझ लेते कि ऐसा नहीं होने वाला, तो शायद आपको थोड़ी सी बहुत रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इन्होंने उसको डिले किया और डिले करने पे नतीजा ये हो गया कि IMF की अब शराइत ये है कि बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, टैक्स बढ़ा दो आवाम पे। तो अब इनके पास कोई चारा नहीं और ये 6 अरब डॉलर आपको एक साथ नहीं मिलने वाले, ये आपको किस्तों में देंगे और फिर हर क्वार्टरली जो है वो चेक करेंगे इसके ऊपर कि जनाब आप टैक्स पूरा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो आपको आवाम के ऊपर एक शदीद दबाव आपको महसूस होगा आने वाले वक्तों में। लेकिन ये तो है एक नेगेटिव पहलू जो हम देख रहे हैं, हम पॉजिटिव पहलू नहीं देख रहे। देखिए, पाकिस्तान के पास, जैसे भाई ने कहा, हमारे पास कोयले की कानें दरियाफ्त हुई, हमारे पास नमक की कानें हैं, हमारे पास जेम्स जो हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएं, आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं, दुनिया की कीमती रूबी हो गई और जितने भी जेम्स हैं सब हमारे यहाँ उसकी बेतहाशा कानें उसकी मौजूद हैं। और क्या नाम है, तांबे के ज़खायर हमारे पास हैं। हमारे पास नहीं थी तो एक खुलूस नहीं था, एक नीयत साफ़ नहीं थी। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे पास नीयत साफ़ है। 9 महीने के, जैसे भाई ने कहा कि 9 महीने का एक टाइम होता है जिसमें रिलीफ नहीं दिया, रिलीफ मिला है लेकिन इसको थोड़ा सा नज़र आने में टाइम लगेगा। एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मीडिया जो है वो इस वक्त इमरान खान को इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहा कि, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप तो माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया जो है नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा दिखाकर आवाम को मायूस करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये हुकूमत चली जाए। ऐसा नहीं होने वाला। मीडिया ने इतना सपोर्ट किया है इमरान खान की हुकूमत को आने में, मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, जो बेसिक अवेयरनेस है, खान साहब के मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। 25 दिन के जो धरने हैं वो इन्होंने पूरा 24 घंटे लाइव बड़ा काम किया। लेकिन अब देखें, PIA को अपने पैरों पर, वो PIA जिसको ये कहा जा रहा था कि जो स्टील मिल लेगा PIA उसको मुफ्त मिल जाएगी, आज वो PIA अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। ऐसी पैरों पर खड़ी कसम से आवाम को नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपका मेरा फ्रीक्वेंटली लाहौर कराची का टूर विजिट होता था, कोई 7,000 रुपये के टिकट से ये कहानी शुरू हुई है,
आज आपको लाहौर कराची या लाहौर इस्लामाबाद की टिकट के लिए 36 से 40 हज़ार रुपया आपको बर्दाश्त करना और पड़ता है। जबकि नेशनल कैरियर्स जो बनते हैं वो आवाम की सहूलत के लिए बनते हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं बनते। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये मुनासिब है, आपकी जितनी भी तनख्वाह है, आपको अगर महीने में एक दफ़ा सिर्फ 80,000 रुपये 70,000 रुपये आपको एक आने जाने के सिर्फ टिकट के देने हैं, ये 1.5 घंटे का रास्ता। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा एक फेज चल रहा है, ये बैड पैच चल रहा है फॉर्म पे, इससे निकलेंगे। देखिए पाकिस्तान PIA के पास कोई 33 तैयारे थे जो आखिरी हुकूमत जो छोड़ के गई उनमें से 12 रह गए, सारे बेच खाए इन लोगों ने। अब उसके बाद दोबारा PIA में जो मैनेजमेंट है, अब उनको जो पुराने ख़राब पड़े थे उनको ठीक कर रही है। अभी आपको पता है 45 तैयारे PIA में दोबारा आने वाले हैं। अच्छा, ब्रिटिश एयरवेज ज्वाइन करी। आप ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे कि बैनुल अक़वामी बरादरी जो है वो इस हुकूमत पे एतबार कर रही है। हमारी कौम को इस वक्त इस पे भरोसा नहीं है, इमरान खान पे दुनिया भरोसा कर रही है। ब्रिटिश एयरवेज आ रही है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर जो है वो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि उनको समझ में आ रहा है कि एक मुखलिस क़यादत आ गई है जो अब हमें, पहले तो डरते थे कि यार कमीशन को मांगेंगे। हमारे यहाँ भी कोई ये नहीं कह सकता कोई भी कि जनाब इमरान खान जो है वो एक करप्ट आदमी है बस, या वो मुखलिस नहीं है। ठीक है, वो मुखलिस हैं, मगर इस वक्त मेरे आपके साथ जो इस गवर्नमेंट का जो वास्ता है, जो हुकूमत की जानिब से हमें जो चीज़ें मुहैया आनी, वो इतनी हमारे हाथ में नहीं है। सर एक ब्रेक लेंगे, जवाब सवाल होंगे अब ब्रेक के बाद। लो एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। बजट 2019 के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हो? देखें, बात यही है ना कि इन्होंने, मेरे काबिल दोस्त ने कहा ना कि जी आप मौका दें, मीडिया ये करी, देखें ऑपोजिशन ये करे, बात ये है जो नज़र आ रहा है ना वही हम करेंगे। इन्होंने, एक हमारे कॉलर ने कहा कि जी अल्लाह पाक का दिया हमारे पास सब कुछ है, देखें कुआँ है हमारे पास, बेहतरीन मीठा पानी है, पर वो जो रस्सी और बाल्टी है ना, ख़रीदने की ताकत नहीं है, तो कैसे पानी निकालेंगे? रस्सी कर दो महंगा, बाल्टी कर दो महंगा, ना बाल्टी खरीद सकोगे ना रस्सी, और देखते रहोगे नीचे पानी है, या तो जब जंप मारोगे मर जाओगे या प्यासे रह जाओगे। तो हमारे यहाँ कॉस्ट को कम, देखिए हमारे यहाँ जो आते हैं ना ज़्यादातर लोग यही है ऑपोजिशन पे, अगर अच्छी चीज़ें करेंगे ऑपोजिशन कैसे मना कर सकती है, ये आवाम कैसे मना करेगी? अगर आप कहेंगे कल बजट में कहेंगे जी हम दवाइयाँ सस्ती कर रहे हैं, ठीक है, हम बच्चों की किताबों के ऊपर से जो कितने भी ड्यूटीज हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, बच्चों की दूध जो बच्चे पीते हैं, जो दूध के डब्बे, जो माएँ बेचारी मर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं, वो छोटे बच्चों को गाय भैंस का दूध नहीं दे सकते। 1500-2000 रुपए का एक दूध का छोटा डिब्बा आता है, ठीक है, जो कि मजबूरी में बच्चे, क्योंकि माँ बेचारी कमजोर है, 5 दिन में वो दूध का डिब्बा खत्म हो जाता है। 4 लाख आपके बच्चे मर जाते हैं साल के। ये वर्ल्ड मतलब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। तो ये क्या एक बात ये करनी चाहिए, हम बैठ के बड़े बड़े कमरों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बजट पे भी वही, जैसे कि मैंने आपको कहा ना, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर को देख के अगर आप बजट बनाएंगे तो वो गरीब आदमी, चाहे वो थर हो या पंजाब हो या कहीं पे भी हो, उसका मसला हल नहीं होता। उसका मसला हल मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, काश मेरे हुक्मरान सुन लें कि गरीब बच्चों की तालीम के लिए किताबें सस्ती उस वक्त होगी जब कागज़ों पर से टैक्स हटा देंगे। अखबार के लिए तो आपने टैक्स हटा दिया, पर वो अखबार कौन पढ़ेगा जब बच्चे तालीमी याफ्ता ही नहीं होंगे? तो सबसे पहले आप बच्चों की तालीमी इदारों के जो किताबें हैं उसको आप कम कर दें, मतलब उसको टैक्सेस जो है उसको नॉलेज दें। फिर उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं सनत बेहतर हो तो बराए मेहरबानी इंटरेस्ट रेट्स को नीचे ले जाए। मुझे एक मुल्क बता दें जिसने 12.5% इंटरेस्ट रेट रख के तरक्की की हो पूरी दुनिया में, ठीक है, मुझे एक मुल्क बता दें जो आज मौजूदा पोजीशन में महंगी बिजली के साथ तरक्की कर चुकी हो। देखें बात ये होती है, और अगर महंगी बिजली, आप कहते हैं ना अमेरिका में तो इससे पाकिस्तान से ज़्यादा महंगी बिजली है, अमेरिका में आमदनी कितनी ज़्यादा है। हम बात करते हैं जी अमेरिका में तो तेल बहुत महंगा है, पेट्रोल, हमारे यहाँ सस्ता है। तो भाई आमदनी आप देखें, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें, और फिर आपकी क्वालिटी देखें। आप क्या करते हैं, चाइना क्या आ रहा है, कॉस्ट पे आ रहा है। ये जो आपका CPEC बना है किस लिए बना है? कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए।
आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखिए आज भी आपको जो चीज़ें कम करनी है, अगर मुल्क को, देखिए मुल्क की इकोनॉमी आप 2 दिन की नहीं सोच रहे होते। जो हम कर्जे ले रहे होते हैं ना, कर्जे अदा कर सकते हैं, पर जब इकोनॉमी, आप किसी फैक्ट्री में जब आप बनाते हैं, आप कर्जा ही लेते हैं, वो फैक्ट्री फिर आप देखते हैं बड़ी तरक्की करती है। मुल्क क्यों नहीं तरक्की करता? उसकी वजह ये, जब हम कर्जा लेते हैं ना तो हम छोटी सोच रखते हैं। इकोनॉमिस्ट जितने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, मुझे कोई इकोनॉमिस्ट बता दे जो 4 दिन की पॉलिसी लेके आता हो। 5 साल, 10 साल, 20 साल पर उसकी शुरुआत होती है। प्राइम मिनिस्टर टर्की ने सबके प्रेशर के बावजूद उन्होंने कहा था मैं इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाऊंगा। आज वो इन्फ्लेशन से निकल रहे हैं। यही अखबार उठाकर, यही 2017 का अखबार उठा के देख ले, मोदी इंटरनेशनल से लेके तमाम इदारे, बानुल अक़वामी इदारे कह रहे थे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो ये 2017 और 2018 में क्या बदला है, इसको देखना पड़ेगा। यही उठा के देख लें, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे, पाकिस्तान के पास एक टेक्सटाइल मिल नहीं था। ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। आज टेक्सटाइल मिलें कहाँ से बन गई? ये पाकिस्तानी अवाम नहीं बनाया है। ये अवाम बहुत अच्छी है, इनको क़यादत चाहिए। अगर हम चमचों के साथ बैठ के कि जी आप ये कर दो सर, तो वो जो 1 या 2 आदमी रिप्रेजेंट करते, यही फेडरेशन थी। कितनी अपोजिशन के, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करती थी कि जी महंगाई हो गई, हम कैसे फैक्ट्रियां चलाएंगे। आज यही फेडरेशन खामोश बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि वो अपनी दोस्तियां निभा रही हैं। यही लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे थे, आज इन्हीं लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के इंतजार कर रहे हैं कि बिल्डर माफिया के साथ मिलकर पैसे कमाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के डॉलर खरीद लिया, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन थी। मेरे आपके पास तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इतना डॉलर ऊपर जाने का। देखिए अवाम ये सब चीज़ें देख रही है। खुदारा आज मैं कहता हूँ, चाहे इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो, अब बात करनी होगी उसूल की। करप्शन की हम बात कर रहे हैं, कौन सा कानून बना करप्शन का? करप्शन के लिए सबसे पहले गुर्बत ख़त्म करना पड़ेगा। आज आप गुर्बत ख़त्म नहीं करेंगे, करप्शन भी होगा, क्राइम रेट भी होगा। आज से 3 महीने पहले मैंने एक निजी चैनल पे कहा था क्राइम रेट बढ़ जाएगा। जब इंटरनेशनल ये खबर आई थी कि जी क्राइम रेट कम हो गया है, कम हो गया था इस वजह से कि पहले महंगाई के हिसाब से, इतनी महंगाई, लोगों की जितनी खरीद होती है ना, उतने हिसाब से आपका अखराजात, मनी फ्लो। आज जब मनी फ्लो कम होगा, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 20,000 में आदमी नहीं जी सकता, तो क्या करेगा? जिसका बच्चा भूखा मर रहा होगा, जिसकी औरत परेशान होगी, तो वो क्राइम की तरफ आएगा या एहतजाज की तरफ आएगा। तो सबसे पहले जो भी बजट बना रहे हैं, खुदारा सबसे पहले आप ये देखेंगे, कहते हैं नहीं ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए मुल्क अफोर्ड कर सकता अगर मनी रोलिंग में आए। अमेरिका सबसे बड़ा डेब्ट, लोगों से कर्जा, अमेरिका का भी डेब्ट है, उन्होंने अच्छा खासा कर्जा देना है। हाँ, उन्होंने भी देना है। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि पैसे का फ्लो चलता रहे, कारोबार को देखते रहते हैं, फ्री ट्रेड पॉलिसीज बना रहे होते हैं। हमारे यहाँ हम बैठ के ऑपोजिशन से अगर लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा शुजा हैदर साहब, आप ये बताइए कि ये जो अभी बजट पेश हो रहा है, ठीक है, इसमें मतलब क्या करने जा रहे हैं? ये इसमें चीज़ें महंगी होंगी, टैक्स बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? कुछ थोड़ा सा आइडिया है? जैसे मेरे भाई ने बताया, नदीम भाई ने, कि हम क्या कर रहे हैं, IMF के कहने पे टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं। हमें टैक्स रेट नहीं बढ़ाना। अब जैसे इन्होंने ये कहा कि जो लोग प्लानर्स जो हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का मालूम ही नहीं है। उनको यही नहीं मालूम कि एक आदमी की, पाकिस्तान के एक औसत आदमी की, एक औसत कमाने वाले की इनकम कितनी है, उसके अखराजात क्या हैं। तो वो आ जाते हैं और वो एक प्लान करके दे देते हैं कि ऐसा कर ली। देखिए हमें टैक्स रेट बढ़ाने से मसाइल हल नहीं होंगे, करप्शन बढ़ेगी, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। हमें टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। कितने छोटे छोटे कारोबारी हैं जो रोज़ के 10-12 हज़ार रुपये कमा के लेके चले जाते हैं, ना उनके पास कोई रसीद है, ना वो किसी को बताते हैं, ना वो कोई बैंक में जमा करते हैं। आपके पास कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है जो आप पता कर सकेंगे इसकी आमदनी कितनी है। ईजी उनके लिए बनाया जाए ना, कोई उन्हें, हाँ, आपको टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा, उनको सहूलतें देनी पड़ेंगी, सहूलतें देनी पड़ेंगी कि आप टैक्स, अगर आप एक टैक्स पेयर की, जो है डेवलप कंट्रीज़ में एक टैक्स पेयर की बड़ी अहमियत होती है, उसकी आवाज़ की बड़ी से होती है कि यार वो टैक्स पेयर है, वो कह रहा है, और उसको मुआशरे में एक इज्जत दी जाती है कि हाँ ये शख्स टैक्स पे करता है। जो शख्स टैक्स पे नहीं करता उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो हमें टैक्स पेयर्स को अहमियत देनी होगी, टैक्स
नेट बढ़ाना होगा। ये छोटे छोटे कारोबारी तबका जो है वो जो बेतहाशा पैसा कमा रहे हैं, अब छोटे छोटे होटलों पे जाके देखें, रोज़ के 2-2.5 लाख रुपए वो कमा रहे होते हैं। ये छोटे छोटे फुटपाथ पे बैठे हुए लोग, जो जनाब मछली बेचने वाला, ये टिक्का बेचने वाला, ये छोटे छोटे कारोबारी लोग ये रोज़ के 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारा। हम कहीं से इनको अच्छा, ये लोग शौकत खानों में पैसा देने को तैयार है और टैक्स से ज्यादा देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नजर आ रहा है कि भाई शौकत खानम जो है काम कर रही है गरीबों के लिए। इंडस हॉस्पिटल में देने को तैयार है, टैक्स नहीं देते। उसकी वजह ये होता है जी, SUT बहुत से इदारों में देते हैं, हमारे यहाँ बकौल इमरान खान साहब के जी चैरिटी बहुत देते। चैरिटी क्यों देते हैं? उनको नजर आ रहा है कि ये इदारे काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में मैं टैक्स देते हुए 3 दफा सोचता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा, क्या सहूलतें मिलेगी। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मिसेस मुगल आजम बात कर रही हूँ। मिसेस मुगल आजम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? बेहतरीन। कैसी गुजरी ईद आपकी? ईद अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी, बड़ी टफ गुजरी, बड़ी महंगाई में गुजरी, बड़े ही बुरे हालात में गुजरी है। ठीक हो गया। मुझे बताएं, आपने आखिरी वोट किस पार्टी को दिया था? मैं यकीन करेंगे मैंने तो दिया ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं वोट। अच्छा, मैं वैसे मियाँ साहब के साथ ही, और मेरे मियाँ ने मियाँ साहब को ही वोट दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहती हैं, बजट आने वाला है तो कुछ तवक्कुआत आपको हैं? बजट बॉम्ब गिरने वाला है, बॉम्ब गिरने वाला है। बजट नहीं आना है, बॉम्ब गिरने वाला है। पहले तो वहाँ वैसे बेचारी बड़ी ही मुश्किल से ईद गुजारी बच्चों के साथ, कैसे आप तो टैक्स यकीन करें, मैंने कल देखा है खाने पीने की चीजों पे, ब्रेड पे, शवारमे पे, बर्गरों पे, उन पे भी टैक्स लग रहा है। सही बात है, हर चीज की कीमत बढ़ी हुई है, हर चीज की। देखिए मियाँ साहब ने अच्छे काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं। आज देखिए, आज हमें पता चल रहा है तो सड़कें हम देखे ना, सड़कों की जो काम कुछ और हुआ था। सड़का खड्डिया च तुसी चल रहे थे, कुछ मतलब 5 मिनट लेट हो जाते, मगर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस का काम होता है। मियाँ साहब ने काम किए, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। सुर्खी पाउडर अच्छा है। हाँ। इस चीज से कह रहे, कम से कम ये तो कुछ आवाम को रिलीफ दे। आवाम तो बेचारी वैसे ही पिस गई है। हाँ, ये चाहते हैं कि जो खा रहे हैं वो खाने भी खाए भी ना, और वैसे ही मर जाए आवाम, और इमरान खान साहब अकेले बैठे रहे बस, और कोई भी ना बैठे इनके साथ। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जनाब हमारी लाहौर से कॉल करती हैं ये मिसेस मुगल आजम, हमारी रेगुलर कॉलर हैं। जनाब ये एक बात बताइए कि क्या बजट का जो मतलब है वो महंगाई होता है, कीमतों की चीज़ों का बढ़ना, या बजट का मतलब जो है वो कुछ चीज़ों की कीमतों में कमी भी आ सकती है? देखिए, बजट का मतलब ये होता है कि जैसे नदीम भाई ने पहले कहा था कि हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं, हम उनको खर्च किस तरह करना है। अब प्लान होता है ना, एक प्लान होता है कि हाँ भाई हम अगले साल के लिए हमारे पास कितने पैसे हैं और हमारे पास हमें उसको खर्च किस तरह करना है। अब हमारे पास पैसे ही नहीं, हमने ले दे के जो है वो घर का खर्चा चलाना है। तो उसमें हम कहाँ से कहेंगे कि जनाब अच्छे जूते खरीद लो, अच्छे कपड़े खरीद लो। तो हमारे साथ अभी मुफलिसी वाला दौर। अच्छा, जैसे कि मेरी बहन ने कॉल की, आवाम को इससे मतलब नहीं है कि यार आप रशिया से मिल रहे हैं, या आप ईरान जा रहे हैं, या आप सऊदी अरब जा रहे हैं, आप हमें क्या रिलीफ दे रहे हैं। आवाम को तो फौरी रिलीफ चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ये। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये मैंने कहा कि ये एक बैड पैच है कौम पे, एक आजमाइश का वक्त है, और इस आजमाइश से इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम, इस कौम में बड़ा दम है। नदीम भाई ने कहा हम लोग चैरिटी देने के लिए तैयार हैं, हम लोग लाखों रुपए क्या नाम है एदी को देते रहे। एदी जो था दुनिया का सबसे बड़ा जो था वो रफाई इदारा था, जिसके पास अपने फ्लीट थे। कहाँ से बन गया एदी? कहीं से बाहर से पैसा नहीं आया, इसी आवाम ने दिया था। तो इस आवाम में 2 महीने बाद ईद है इंशाल्लाह, बकरा ईद, तो उसमें देखिएगा कि किस तरह लोग कुर्बानी करते हैं। और ईद के लिए मतलब आपको एक अगर हिस्सा भी डालना है तो मेरा ख्याल है कोई 10-12 हज़ार 15 हज़ार तो हर शख्स को देने पड़ते हैं, और फिर बकरे और मतलब गाय की कुर्बानी होगी, तो मतलब इतना पैसा जो है ना वो लोग खर्च करते हैं, उनके पास पैसे निकल आते हैं। वही बात यह है कि अवाम जो है ना, अवाम चाहती है कोई पॉलिसी देखना। हमारे पास ये रहा है पिछले 70 सालों से, ये कर्जे चलते आते रहते हैं, और बात यह कि पॉलिसीज़ पे कोई तब्दीली नहीं आती। अगर रहा सवाल पॉलिसीज़ का, देखिए 60s का दौर बड़ा खुशाइन दौर रहा है, और उसमें आपने देखिए बड़ी तरक्की की है। पर 70s के बाद हमारे पास यही है, जिस तरह हमारे को बड़ी उम्मीद थी, जैसे एक ज़माने में लोग जो है कहते थे जी भुट्टो साहब आएंगे, रोटी कपड़ा मकान लेके आएंगे, ठीक है, इमरान खान साहब आएंगे, तब्दीली लेके आएंगे। तो भाई बात सुने, अब आवाम थक गई है, अब आपको चाहिए पॉलिसीज़ क्या हो। मैं अगेन बता दूं, और रिजल्ट्स चाहिए।
जी अभी देखिए परफॉर्मेंस, हम मोटी मोटी बातें करते हैं, आवाम को क्या चाहिए बेचारों को, बिजली सस्ता चाहिए, तालीम सस्ता चाहिए, और ठीक है ना जी, सेहत के लिए काम, देखिए सेहत के लिए, और सबसे अहम बात काम करने के लिए कारोबार या नौकरियां चाहिए। अच्छा, इन सब के लिए ये बात होती है पॉलिसीज। अगर पाकिस्तान में, या आप और मैं एक बात कर लें, अगर मैं आपको कहूँ कि जी आप ये कारखाना इधर लगा रहे हैं ना और 100 रुपये कमा रहे हो, चलो मेरे साथ बांग्लादेश 150 रुपये कमाओगे, जिंदगी आसान रहेगी। ईमानदारी से बात बताए, आप किधर काम करोगे? उधर ही काम करेंगे, बांग्लादेश में करोगे। और इस मुल्क में आपको जी मजबूरी है। एयरलाइन की बात करें भाई, देखिए अगर मुझे कोई चीज़ एयर फ्रेट भेजना हो और वो महंगा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? पीआईए तो तरक्की करेगा पर यहाँ पे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच नदीम मौलवी साहब, थैंक यू सो मच शुजा हैदर साहब। हमें ज़रा हालात हाजरा पे आज ज़रा नज़र डालिए। कुछ सूरत हाल ऐसी है, मगर जितनी हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल है, इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो मुश्किल सूरत हाल गवर्नमेंट के पास भी है। उनको भी जिन हालात से इस वक्त निमटना है, कोई आम हालात नहीं है। तो हमारी दुआ है कि बस ये सबके लिए आसानियाँ पैदा हों और आवाम के हक़ में जो है ना फैसले हों, आवाम जो है उनकी थोड़ी सी कमर सीधी हो सके। इंशाल्लाह आप दोस्तों से कल मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।